ओके, सारे स्टूडेंट्स को मेरी स्क्रीन दिख रही है? यस सर। Yes. यस सर। देखो, मैं तुम्हारे को दिखाता हूँ कि हाउ दिस चैट जीपीटी कैन हेल्प यू, और प्लस तुम्हारे को इससे क्या क्या यूजेस होंगे। अब जैसे अभी वी वांट टू डिस्कस अबाउट एग्जामिनर रिपोर्ट, मैंने पढ़ी नहीं है, हम सारा डिस्कस करेंगे। तो जैसे मुझे एग्जामिनर रिपोर्ट डाउनलोड करनी है, आई कैन सर्च इट ऑन गूगल एज वेल, बट आई कैन सर्च इट हेयर एज वेल। जैसे आई वांट टू डाउनलोड लेटेस्ट एग्जामिनर रिपोर्ट ऑफ ए फ्रॉम ACCA वेबसाइट। मैं जस्ट तुम्हारे को दिखा रहा हूँ हाउ दिस गोइंग टू हेल्प, ताकि तुम इनफैक्ट जो आंसर्स लिखते हो, यू कैन ऑल्सो चेक योर आंसर्स हियर एज वेल। मैंने इसमें सारी चीजें इनकॉर्पोरेट करी है, मैंने इसमें पूरा एक हफ्ता लगाया है, एंड काफी कुछ मैंने इस पे वर्क करा है। सर आपको मशीन लर्निंग आता है? आता तो नहीं है, लेकिन करना पड़ेगा यार। आज की डेट में अगर थोड़ा सा हमें एडवांस चलना है, ठीक है ना, तो वी हैव टू मतलब कुछ तो हमें करके करते रहना पड़ेगा। सो लाइक यू फर्स्ट लर्न मशीन लर्निंग एंड उसके बाद आपने डेवलप किया है? यस। वाओ, सर इतने जल्दी सीख जस्ट लिया आपने। प्लीज गिव मी स्पेसिफाइड लिंक फ्रॉम वेयर आई कैन डाउनलोड। अभी मैं तुम्हारे को दिखाऊंगा इसमें पूरी एग्जामिनर रिपोर्ट डाउनलोड करके, कि एग्जामिनर रिपोर्ट में जो ये पूरी चीज है, इसको कैसे एक्सप्लेन करेगा। ये अपना पूरा की टेक तुम्हारे को बता देगा ये देखो, जैसे यहाँ पे आ गया। अभी लिंक आया नहीं है इसमें, आई थिंक थोड़ा स्लो चल रहा है, कोई बात नहीं, मैं यहाँ से डाउनलोड करता हूँ अभी। तुम्हारा स्टूडेंट्स स्टडी सपोर्ट रिसोर्स, ACC क्वालिफिकेशन, AA, एग्जाम टीम गाइडेंस, AA एग्जामिनर्स रिपोर्ट, and we will use the latest report exam report March June 2024। तो एग्जामिनर रिपोर्ट है, अभी इसको सारा हम डिटेल में करेंगे डिस्कस, बट जस्ट मैं तुम्हारे को इन शॉर्ट बताना चाहता हूँ कि हाउ यू कैन यूज दिस। अब यहाँ पे वैसे जो दिस इज द जीपीटी इज परचेज, बट तुम्हारे लिए मैंने सारा ओपन करा हुआ, यू कैन अपलोड द फाइल्स है। तो जैसे मैं यहाँ पे आई अपलोड दिस जीपीटी, ये वाली फाइल एग्जामिनर रिपोर्ट मैंने यहाँ पे अपलोड करी। यू ऑल कैन डू दैट, एंड अपलोड करने के बाद आई हैव रिटर्न दिस इज ए examiner report for June 2024. I want you to please summarize it for me in brief. स्पेलिंग गलत हो जाए कोई दिक्कत नहीं, मेरे होते रहते हैं। ब्रीफ, एंड also give me examples and what went, what students did wrong। अब जैसे मैंने बना दिया कि दिस इज एग्जामिनर रिपोर्ट, I want you to please summarize me in brief and also give me examples and what student did wrong। तो बेसिकली जो भी तुम्हें चाहिए वो तुम्हें थोड़ा सा यहाँ पे डिटेल में एक्सप्लेन करना पड़ेगा, एंड ये तुम्हारे को सारी चीज बना के दे देगा, होपफुली। मैंने भी ट्राई नहीं किया है, बिकॉज अभी तक तो मैं इसमें अपने डेटा डिस्कशन वगैरह सारा इनपुट ही करता जा रहा हूँ। आउटपुट पे मैं अभी थोड़ा काम कम कर पा रहा हूँ। इतना टाइम जनरली लगता नहीं है। कुछ नहीं। हम्म, अच्छा, ये कर दिया इसने। ये इसने पूरी समरी बना दी इसकी शॉर्ट में, कि क्या क्या की पॉइंट्स है, कि सेक्शन ए सेक्शन बी में कहाँ कहाँ स्टूडेंट ने गलतियां की हैं। ये सेक्शन बी में भी स्टूडेंट ने, बेसिकली हम सारा डिटेल में भी पढ़ेंगे, इसे सारा बता दिया कि कैंडिडेट्स ने क्या गलती करी है, उसके एग्जाम्पल्स क्या हैं। तुम इससे पूछोगे क्या कंट्रोल होना चाहिए, ये वो कंट्रोल भी तुम्हारे को एक्सप्लेन कर देगी। अब जैसे तुमने कोई भी लिखा इन्वेंट्री का, जैसे फॉर एग्जाम्पल व्हाट आर गुड
substantive procedures for valuation of inventory. तो व्हेन यू राइट इट, वो सारी चीजें तुम्हारे को करके दे देगा। इट्स लाइक, मतलब तुम इसमें कुछ भी सर्च करोगे इन डिटेल तुम्हारे को सारा बना के देगा, क्योंकि इसमें मैंने पूरे नोट्स अपने डाले हुए हैं, एसीसी की साइट का एक्सेस है इसके पास, सारे आईएसए सब कुछ इसके पास एक्सेस है। तो आई वॉन्ट यू ऑल टू यूज दिस। तुम क्वेश्चन कोई भी सॉल्व भी करते हो, तुम यहाँ पे डॉक फाइल भी अपलोड कर सकते हो। यहाँ पे क्वेश्चन डाल दो, अपनी डॉक फाइल डाल दो, एंड उसको बोलो ये मेरे रिस्पॉन्सेज हैं, प्लीज वेरीफाई कि मेरे रिस्पॉन्सेज कैसे हैं, क्या क्या गलती है। ये देखो सारे इसने बता दिया। जैसे इसमें बता दिया, सिलेक्ट सैंपल ऑफ इन्वेंट्री आइटम, एग्री टू देयर रिकॉर्ड कॉस्ट टू रिसेंट परचेज इनवॉइस टू वेरीफाई दैट कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री इज करेक्टली रिकॉर्डेड। ये सारे इसने बता दिए पॉइंट वाइज। तो दिस विल हेल्प यू अलॉट। इसको कोशिश करना जितना तुम यूज कर सकते हो उतना यूज करो इसको। तुम इसमें क्वेश्चन स्क्रीनशॉट क्लिक करके भी डायरेक्टली इसमें डाल सकते हो। कोई क्वेश्चन तुम्हारे पास अगर डाउट है, जैसे मैं वो भी तुम्हारे को दिखा देता हूँ। बिकॉज देखो, मेरा हमेशा इंटेंशन ये रहती है कि तुम सबको, मैं कोशिश करता हूँ कि कोई डाउट वगैरह तुम्हारे को ना आए, बट बहुत बार ऐसा होता है कि मैं बिजी होता हूँ या ऑफ कोर्स तुम सब पढ़ रहे होते हो, तो नहीं बात बन पाती। तो जैसे, जस्ट गिव मी वन सेकंड इसको। जैसे मैं अपने व्हाट्सएप पे दिखाता हूँ, अगर कोई डाउट मुझे आता है तो मैं कैसे उसको सॉल्व करता हूँ। मैं खुद भी कई बार इससे इसकी हेल्प लेता हूँ। ऑल्दो आई चेक एवरीथिंग कि इससे इसने आंसर्स गलत तो नहीं दिए हैं। अगर गलत दिए हैं तो मैं इसको फिर कमांड करता हूँ कि ये चीज गलत है, ये ऐसे नहीं होगी, और आगे से वो चीजें ठीक करता है। सर आप इसका डेवलपमेंट कब से कर रहे हो? बिकॉज आई थिंक एफआर में भी लास्ट लास्ट में आपने एक दो आंसर्स यहाँ से दिए होंगे शायद, क्योंकि वो बहुत क्या बार चीज? करते हैं। आप ये मतलब लास्ट अटेम्प्ट से डेवलप कर रहे हो क्या, कि जैसे आपने हितेन ने इसके डाउट पूछा है बाद? अभी, ठीक है ना, लेट्स डिस्कस अबाउट हितेन डाउट्स। इसको सिर्फ हम इतना देते हैं अभी, आंसर नहीं बताते। सीधा तुमने यहाँ पे पेस्ट कर दिया, कंट्रोल भी डायरेक्ट यहाँ पेस्ट कर दी पिक्चर, एंड एंटर। हालांकि दिस इज नॉट द कंप्लीट क्वेश्चन ऊपर वाला। तो इसने में आंसर दिया है इसका बी, एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ, प्लस इसने एक्सप्लेनेशन दी है, क्योंकि इसमें ऊपर वाला क्वेश्चन का पार्ट हमारे पास नहीं है, और इन्होंने जो आंसर है बुक में दैट इज गिवन सी। सर ये वाला जो आंसर में जो उन्होंने नोट दिया वो समझ ही नहीं आया सर, बुक में भी कहीं पे भी नहीं आया सर। नहीं, ये क्वेश्चन एक्चुअली मैं मुझे ऊपर से देखना पड़ेगा ना, क्योंकि इसमें जो गोइंग कंसर्न का इशू है वो ऊपर एक्सप्लेन किया हुआ ना कहीं पे। यस सर। तो ये पूरे क्वेश्चन को देखिए, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है ना कि इन दिस क्लोज कॉल सिनारियो, यहाँ पे डिटेल वगैरह बताई हुई है, इसलिए। बट सर दी नॉर्मली इट इज एंड शोन इन लास्ट एम्फेसिस पैरा ऑफ से, मैटर पैराग्राफ। क्या कह रहे हो? लास्ट पैरा से शायद आपको समझ आ जाए क्वेश्चन के ऊपर गोइंग कंसर्न का केस था, लेकिन एंड में कुछ चेंजेस हुए हैं। मैं फिर, मेरे को पूरा क्वेश्चन बता दो कौन सा, मैं पूरा क्वेश्चन चेक करता हूँ। यस सर, जस्ट अ मिनट। ठीक है ना? तो मैं बस तुम्हें ये बता रहा हूँ कि दिस कैन हेल्प यू अ लॉट। इसमें तुम अपने नॉर्मल डाउट्स वगैरह भी, जैसे ये वाला डाउट है तुम्हारा, ये कौन सा है? अब ये एक्चुअली क्वेश्चन से ही लिंक है। तुम डायरेक्टली यहाँ पे क्वेश्चन पूरा अपलोड करके यू कैन आस्क। कोई डाउट भी है तुम्हारा किसी स्पेसिफिक टॉपिक में, यू कैन ऑल्सो आस्क दैट। कोई कोई तुम्हारा अगर छोटा मोटा डाउट भी है ना किसी चीज में, यू कैन आस्क हिम। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन, लेट्स सी ये क्या है। अब जैसे ये वाला, लेट्स चेक इसको एक बार, चेक करते हैं क्या ये आंसर देता है। मैं भी एक बार टेस्टिंग कर लेता हूँ। इनका आंसर आ रहा है ACE।
क्योंकि इसमें ऐसा नहीं है कि इट विल जस्ट गिव यू द आंसर, इसमें एक्सप्लेनेशन भी सारी देगा ये। ये देखो ACER द आंसर्स, और इसने एक्सप्लेनेशन भी दे दी पूरी। ऑप्शन बी एड आर नॉट डायरेक्ट राइट, और इसमें तुम देखो जो क्वेश्चन मैंने अपलोड किया था उसमें मैंने आंसर नहीं बताया था, आई डेंट गिव द आंसर, इसने अपने आप आंसर दी। एंड जो भी आंसर देगा अच्छे से एक्सप्लेन करके देगा, तो यू कैन यूज दिस चैट जीपीटी, जो भी तुम्हारे डाउट्स हो इट विल वर्क। अब लेट्स नॉट वेस्ट मोर टाइम इन दिस, ये तुम्हें मैंने ऑलरेडी बता दिए। अब हम अपनी वर्किंग पे आते हैं, जो हमारा आज का टास्क है दैट इज डिस्कसिंग एग्जामिनर रिपोर्ट। सर 80 क्लास। यस सुधीर। सर जो इसमें जो आपने क्वेश्चन भेजा उसमें जो आंसर लिखा था क्लोज कॉल, सर ये बुक में तो कहीं नहीं पढ़ा था, हम लाइक देखा मैंने तो नहीं कितनी नहीं, बार क्लोज ही। कॉल इज नॉट अ वर्ड, इज नॉट समथिंग, क्लोज कॉल क्वेश्चन में या बुक में क्या मेंशन है, ये बेसिकली क्लोज कॉल उन्होंने जनरल टर्म्स में दिया हुआ है कि सिचुएशन ऐसी है विच इज अ क्लोज कॉल। ठीक है। यस सर। बेसिकली वो ये कह रहे हैं कि क्लोज कॉल इज लाइक कि एक बहुत बहुत क्लोज कॉल है कि कंपनी शायद बंद हो सकती है। तो वो जनरल टर्म्स में उन्होंने बताया, इट्स नॉट स्पेसिफिकली कि कहीं पे क्लोज कॉल टर्म लिखी हुई है तो उससे ये होगा। ओके सर। सर तो मैं क्वेश्चन का नाम भेज दूँ ग्रुप पे आपको? हाँ भेज दो। तो गैस अब एग्जामिनर रिपोर्ट में हमने क्या डिस्कस करना है, यू ऑल हैव डन विद दिस एग्जामिनर रिपोर्ट विद मी इन FR। सो सेम उसी तरीके से हम एग्जामिनर रिपोर्ट डिस्कस करेंगे कि यहाँ पे हम सबसे पहले मैं तुम सबसे जो एग्जामिनर रिपोर्ट के सेक्शन A के क्वेश्चन है, देखो ACCA कभी भी अपने तुम सबको मैंने बताया हुआ है कि सेक्शन A के क्वेश्चंस रिवील कहीं नहीं करता, बट इट्स अ क्रक्स। अगर तुम देखना चाहते हो सेक्शन A के क्वेश्चन, तो पिछले 4 से 5 अटेम्प्ट्स के एग्जामिनर रिपोर्ट जो अवेलेबल है वो पढ़ लो, क्योंकि ACCA हर बार एटलीस्ट एक सेक्शन A का क्वेश्चन तो एग्जामिनर रिपोर्ट में बताता है कि उसमें स्टूडेंट्स ने क्या क्या गलती करी है। तो इट्स बेटर कि तुम पिछले 4-5 अटेम्प्ट्स की एग्जामिनर रिपोर्ट देख लेना, ताकि तुम एटलीस्ट सेक्शन A के जो क्वेश्चंस हैं वो प्रैक्टिस कर पाओ। मैं तुम्हारे को यहाँ पे सेक्शन A और B के जो लास्ट अटेम्प्ट में है उसकी प्रैक्टिस करा रहा हूँ, और मैंने अभी तक ये कुछ नहीं पढ़ा है, क्योंकि मैं चाहता हूं कि बिल्कुल स्क्रैच से मैं भी पढूं, सो दैट यू कैन ऑल्सो स्टडी लाइक दैट, कि बिल्कुल स्क्रैच से पढ़ना हो। मैं पहले पढ़ के इसका क्रक्स बताया था, और तुम बाद में कोई रिपोर्ट ओपन करते तो तुम्हें बहुत टाइम लगता है समझने में। तुम बिल्कुल रिपोर्ट जैसे पढ़नी है रॉ फॉर्म में वैसे ही पढ़ेंगे। तो दिस इज सेक्शन ए, जो पिछले जून में या मार्च में एक सेक्शन ए का क्वेश्चन आया था ये। तो ये क्वेश्चन है, आई वॉन्ट यू ऑल टू रीड दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन इतना है, रीड दिस क्वेश्चन वेरी केयरफुली। 2 मिनट लगा के इसको पढ़ो, 2 से 5 मिनट, बिकॉज बिल्कुल एग्जाम की प्रिपरेशन की तरह से है। इसको पढ़ो, कुछ समझना नहीं है, लर्न नहीं करना। क्वेश्चन पढ़ते हुए एक चीज सारे स्टूडेंट याद रखेंगे कि नो वन नीड्स टू अज्यूम एनीथिंग, कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, इस चैप्टर में से हो सकता है, इस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं, कुछ नहीं अज्यूम करना। जस्ट 5 मिनट लगा के, 3 मिनट लगा के, 2 मिनट लगा के इसको फटाफट से गो थ्रू कर लो, ताकि तुम्हें ये पता हो कि किस चीज के बारे में कहां पे लिखा हुआ है, जल्दी से। उसके बाद फिर हम इसके क्वेश्चंस करेंगे, एंड आई वुड वांट यू टू आंसर द क्वेश्चंस। एंड तुम खुद देखना कि कितने आंसर्स तुम खुद ही सही दोगे इसके। तुम कहोगे एग्जामिनर रिपोर्ट में जो ACCA ने कहा था कि बच्चों ने आंसर गलत करे हैं, वो सारे आंसर तो हमने सही दे दिए, क्योंकि ये मेजरली वो क्वेश्चंस होते हैं जो सारे स्टूडेंट्स आंसर गलत करते हैं। फटाफट से सारे पढ़ लो। एंड प्लीज एक रिक्वेस्ट है मेरी सबसे, कि अपना माइक जो है प्लीज सारे ऑन रखना। प्लीज सारे माइक अपना ऑन कर लेना, बिकॉज इट्स अ टू वे कम्युनिकेशन, डिस्कशन होगी, तो बार बार तुम माइक ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ करोगे, वो थोड़ा सा एक एडिशनल चीज बन जाती है, फिर बच्चे शर्माते हैं कि सर माइक ऑन ऑफ नहीं करना, हम नहीं करना चाहते। तो इससे बेटर है माइक अपना ऑन ही रखो हमेशा। एंड सब ने मुझे आंसर्स देने, एवरी स्टूडेंट नीड टू गिव मी द आंसर। तो 11 स्टूडेंट्स अभी, तो आई वांट 11 आंसर्स।
सबने पढ़ लिया क्वेश्चन? यस सर। गाइस प्लीज सारे बताओ। 1 minute. Yes, sir. 1 minute सर। Yes, sir. ओके, डन सर। ठीक है, मैं अब आगे बढ़ रहा हूं क्योंकि तुम्हारे को क्वेश्चन का रेफरेंस लेना ही पड़ेगा आगे जाके। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा ये है, क्वेश्चन नंबर 1। मैं आंसर शो नहीं करूंगा। सो क्वेश्चन नंबर 1 इज, विच ऑफ द फॉलोइंग डेट्स इज द एंड ऑफ पीरियड कवर्ड बाय द सब्सिक्वेंट इवेंट रिव्यू? कि सब्सिक्वेंट इवेंट रिव्यू के लिए, कि हमें सब्सिक्वेंट इवेंट जो भी हुए हैं उनको रिव्यू करना है, तो किस डेट के बाद हम सब्सिक्वेंट इवेंट को रिव्यू नहीं कर सकते? तो ये चार ऑप्शन इन्होंने दिए हुए हैं। तो तुम एक बार यहां से पढ़ के मुझे बताओ कि कौन सी डेट है जिस डेट के बाद हम सब्सिक्वेंट रिव्यूज नहीं कर सकते। लास्ट डेट क्या है सब्सिक्वेंट जो इवेंट्स हुए उनको रिव्यू करने की? आई वॉन्ट एवरी वन टू गिव मी द आंसर। So after the issuance of statements, थोड़ा जोर shareholders. से बोलो, हर हर्ष। Sir, I said after the financial statements get issued to the shareholders. मुझे लग रहा है नहीं, डे आई नीड डेट। सर 30th 30 July, जुलाई। 30th July. Yes, sir. 30th July. 30 जुलाई। दो स्टूडेंट्स है 30 जुलाई। So 17 July. ओके, वन स्टूडेंट सेड 17 जुलाई। Sir, सर 17 17th. जुलाई। 17th। Sir, 17th. 17th। 17 सर। 17। गाइस 7 आंसर्स, आई नीड 11 फोर मोर स्टूडेंट जिन्होंने आंसर नहीं दिए। सर 17th July. 30th। 17 जुलाई, 30th जुलाई। सर 30th July. कौन सी ट्रेन? 30 July. 30th जुलाई, ओके। सो बेसिकली मोस्ट ऑफ यू हमारा जो आंसर्स आ रहे हैं वो 17 और 30 जुलाई के बीच में लड़ाई हो रही है। एंड यही पिछली बार स्टूडेंट्स ने गलती की थी, तभी ये क्वेश्चन एसीसी वालों ने बताया। हम ऑडिटर, जिस दिन हमने ऑडिट रिपोर्ट साइन कर दी, ऑडिट रिपोर्ट साइन करने का मतलब क्या है, हमने अपनी रिपोर्ट बना के दे दी, ध्यान से सुनना, कि ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है कंपनी की वो ट्रू एंड फेयर व्यू दिखाती है या नहीं दिखाती, हमने सब कुछ चेक कर लिया है। उसके बाद जाके हमने ये रिपोर्ट बनाई। तो जिस दिन हमने रिपोर्ट बना दी और रिपोर्ट हमने मैनेजमेंट को दे दी, अब उसके बाद मैनेजमेंट जो मर्जी करे, हम थोड़ी उसके बाद सब्सिक्वेंट इवेंट चेक करेंगे। सब्सिक्वेंट इवेंट चेक करने का पर्पस होता है कि उनको पढ़ के जो भी बुक्स में एडजस्टमेंट होनी है वो हम करवा दें, और फिर हम अपनी फाइनल रिपोर्ट्स दें। तो फाइनल रिपोर्ट जब हमने एक बार दे दी, उसके बाद हम कुछ नहीं कर सकते। हमने रिपोर्ट दे दी, अब उसके बाद हमारा रोल वहीं पे खत्म हो गया, दैट्स इट। हम सिर्फ एक बार एनुअल जनरल मीटिंग में जाके डिस्कस करेंगे कि ये सारी चीजें रिपोर्ट बनने से पहले हुई थी, और उन सबको हमने, अगर और इन्होंने ठीक कर दी थी तो ओके है, नहीं ठीक किया था तो हमने रिपोर्ट क्वालिफाई या मॉडिफाई कर दी थी। तो आंसर इज 17 जुलाई। फाइनेंशियल स्टेटमेंट इशू टू शेयर होल्डर, उसका हमारी साइनिंग से रिलेशन नहीं है। जिस दिन हमने साइन कर दी, काम खत्म। जिस दिन मैं साइन कर दूं, साइन करने का मतलब ये नहीं होता कि खाली साइन करके अपने पास रखनी है। साइन मतलब कि फाइनल साइन है, और ये रिपोर्ट ओके हो चुकी है। तो 17 जुलाई इज द राइट आंसर। ठीक है? सर यस। बट चैप्टर में जो चैप्टर 19 हम पढ़ रहे थे उसमें हमने दो ड्यूटीज बताई थी, एक्टिव एंड पैसिव ड्यूटी। क्या चीज? सर आपने दो हाँ, ड्यूटीज तुम बताई सही थी कह रहे हो, वो सबसे। एक्टिव और पैसिव ड्यूटी है। सी, हमने जब ऑडिट रिपोर्ट बना दी, मतलब यहां तक हमारी एक्टिव ड्यूटी होती है। इसके बाद आगे कुछ भी हुआ है तो उसमें हमारा कुछ नहीं है, तो वो पैसिव में आएगा। कि अगर कुछ होता है तो पैसिव में जाके फिर हम मैनेजमेंट से डिस्कस कर सकते हैं। कहां पे? एनुअल जनरल मीटिंग में। कि जिस दिन मीटिंग हुई, हमें पता चला कि हमारी रिपोर्ट साइन होने के बाद ये चीजें हुई हैं, तो हमें इन रिपोर्ट्स को दोबारा से एडजस्ट कराना पड़ेगा। बट दोज आर नॉट
रिलेटेड टू सब्सिक्वेंट इवेंट, जो इस पीरियड के सब्सिक्वेंट इवेंट तो होते ही ये पीरियड है, जो इवेंट आफ्टर रिपोर्टिंग पीरियड होते हैं, टिल द ऑडिट, हमने वैसे बचपन में पढ़ा था टिल ऑडिट रिपोर्ट इज फाइनलाइज्ड, तो यही फाइनलाइज्ड होता है कि ऑडिट रिपोर्ट, हमारी बुक्स फाइनलाइज हो चुकी हैं। बुक्स फाइनलाइज होने का मतलब होता है जिस दिन हमने रिपोर्ट साइन कर दी। रिपोर्ट साइन करने का मतलब होता है कि हमारी जो बुक्स हैं वो फाइनलाइज हो चुकी है, कि बुक्स बिल्कुल सही है। अब वो जब मर्जी जाके शेयर होल्डर को इश्यू करें, डजेंट मैटर, फाइनलाइज इस डेट को हो चुकी है। ठीक है। यस सर, बट जब तक हम वो करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट इशू होती है, उससे बीच में कोई सिग्निफिकेंट इवेंट होता है, तो वो भी तो हम डिस्कस करते हैं ना मैनेजमेंट से, अगर वो नहीं ठीक करता तो भी हम चेंजेस करते हैं। दोबारा बोलो, क्या कह रहे हो हितेन? सर पैसिव ड्यूटी में ये था ना कि अगर कोई चेंज सिग्निफिकेंट इवेंट हमें रिपोर्ट साइन करने के बाद पता चला है, तो वो यहाँ पे पता मैनेजमेंट से चला है, डिस्कस हाँ करते हैं। बिल्कुल। तो मैनेजमेंट से डिस्कस करते हैं, अगर वो अमेंड करता है तो ठीक है, नहीं करता तो हम मॉडिफाइड रिपोर्ट बिल्कुल। डालते हैं। तो सर उस केस में 30 जुलाई नहीं होना चाहिए। बट यहाँ पे सब्सिक्वेंट इवेंट्स की बात कर रहे हैं। सब्सिक्वेंट इवेंट्स के अंदर जो आएंगे वो हमारे, जैसे तुमने ये पढ़ा हुआ है, दीज आर सब्सिक्वेंट इवेंट्स, इससे भी तो लिंक करोगे ना कि ये सारे इवेंट्स तो हमारे रिपोर्ट साइन से पहले ही हुए। जी सर। पहली चीज। एंड सब्सिक्वेंट इवेंट में इन्होंने ये नहीं बोला, कहीं पे क्वेश्चन में क्या लिखा है कि कवर्ड बाय द सब्सिक्वेंट इवेंट रिव्यू, के जो हम इवेंट रिव्यू करते हैं। पैसिव ड्यूटी में हम हर बार रिव्यू नहीं करते कि हमें सारी चेक करनी है, कुछ इंफॉर्मेशन आए तो हम उस चीज को नोटिस करते हैं। ठीक है ना? यस सर। तो पैसिव ड्यूटी वाले यहाँ पे नहीं आएंगे, हम नॉर्मल वाले आएंगे हमारे। पैसिव ड्यूटी तो हमारी आगे भी चलती रहती है। तो नॉर्मल जो क्वेश्चन है, नॉर्मली क्या कह रहा है कि सब्सिक्वेंट इवेंट तुम तक कब तक चेक करोगे? तब तक चेक करोगे जब तक तुम्हारी ऑडिट रिपोर्ट साइन नहीं हो जाती। ठीक है, तो आंसर इसका है, ये देखो सी, दैट इज 17 जुलाई। अब इन्होंने देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, वंस द ऑडिटर रिपोर्ट हैज बीन साइंड, द ऑडिटर हैज नो फर्दर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू आइडेंटिफाई सब्सिक्वेंट इवेंट्स। हाउएवर दे मस्ट टेक एक्शन इफ दे बिकम अवेयर ऑफ एन इवेंट आफ्टर ऑडिट रिपोर्ट इज साइंड विच रिजल्ट्स इन मटेरियल मिसस्टेटमेंट। देखो इन्होंने जो तुम्हारा डाउट है वो सारा बताया हुआ है, क्योंकि बहुत स्टूडेंट्स का डाउट था कि उनको ऐसा नहीं है कि हर चीज रिव्यू करनी है, आइडेंटिफाई करनी है, रिव्यू करनी है। ये काम उनका 17 तक था। इसके बाद उनको पूरी बुक्स रिव्यू नहीं करनी है। अगर उनको पता चलता है कि कुछ और बड़ी चीज कंपनी में हुई है, कहीं से इंफॉर्मेशन आती है, तब हमें उस चीज को नोट करना है। बट ऐसा नहीं है कि हमें उसके बाद भी हर चीज को चेक करते रहना है कि अब कंपनी में क्या हुआ, अब कंपनी में क्या हुआ, वो नहीं करना हम। चलो क्वेश्चन नंबर 2। अब देखो, फायर एट ऑयल रिफाइनरी, ऑयल रिफाइनरी में फायर हुई थी, तो उसके रिगार्डिंग ये वाला पॉइंट है। फटाफट से इसको एक बार दोबारा से रिव्यू कर लो, फटाफट से इसको पढ़ लो, उसके बाद वो क्वेश्चन करते हैं और देखते हैं कौन कौन स्टूडेंट सही आंसर देता है। आई बिलीव तुमने पढ़ लिया होगा, इतना कुछ खास नहीं है इसमें। थोड़ा जल्दी जल्दी मैं करूंगा बिकॉज आई वॉन्ट यू ऑल कि तुम टाइमली सारी चीजें कर सको। चलो क्वेश्चन नंबर 2, गिव मी द आंसर, इसका आंसर क्या होगा सारे, जल्दी से। So 2 and 3. ओके, एक आंसर है मेरे पास 2 and 3। 2 and 3 sir. 2 and 3। Sir, D. डी। सर 2 and 3। डी। सर 2 and 3। 2 and 3। प्लीज गाइस जल्दी से सारे आंसर दो। Sir, D. 2 and 3. डी 2 and 3।
2 and 3. ओके, मेजरली स्टूडेंट्स से जो आंसर दिया है वो आंसर दिया है मुझे 2 and 3. 2 and 3, ओके, 2 and 3 एंड 2 and 3 इज द परफेक्ट आंसर गाइस. फर्स्ट इसलिए नहीं आएगा, मैं तभी हमेशा बोलता हूँ कि डबल ए पढ़ने से पहले एफ आर करना जरूरी है. वो मैं तभी बोलता हूँ क्योंकि ये सारी चीजें हम एफ आर में सीखते हैं, एडजस्टिंग इवेंट, नॉन एडजस्टिंग इवेंट, जो हम ऑडिट में यूज करते हैं. तो जिस बच्चे ने एफआर नहीं पढ़ा होता वो डेफिनेटली सोचता कि यार इसका भी तो प्रोविजन बनाने की जरूरत पड़ेगी हमें, क्योंकि इतनी बड़ी बात होगी. तो फर्स्ट इज नॉट द राइट आंसर, बिकॉज जब भी हमारी इवेंट ईयर एंड के बाद कोई भी ऐसे मेजर चीज होती है उसके लिए प्रोविजन नहीं बनाना होता. सो वेदर सिग्नल कंपनी हैज इंक्लूड अ प्रोविजन फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये हमें चेक करना. प्रोविजन बनाना उनके लिए मैंडेटरी नहीं है बिकॉज इट इज अ नॉन एडजस्टिंग इवेंट, तो इसलिए प्रोविजन बनाने की जरूरत नहीं है. एंड 2 and 3 should be the right answer. तो एक बार चेक कर लेते हैं हम इसका आंसर. Yes, the answer is D, 2 and 3. इसमें इन्होंने लिखा भी है the fire is a non-adjusting event as it occurred and caused damage after year end. So there is no obligation created that would necessitate recognition of a provision even if the fire has occurred before the year end. ठीक है ना. तो इन्होंने बोला कि प्रोविजन बनाने की जरूरत नहीं है. कई बार ये भी चीज ऐसे घुमा देते हैं, बट हम बात कर रहे हैं कि हमें कोई भी प्रोविजन बनाने की जरूरत नहीं है. तो 2 and 3 आर द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 3, इसमें हमें क्या करना है. Which of the following options correctly classifies the subsequent event identified during audit work in line with IAS 10 event after reporting period, customer liquidation और dividend? हमें कस्टमर लिक्विडेशन और डिविडेंड के बारे में बताना है, कौन सा एडजस्टिंग है कौन सा नॉन एडजस्टिंग. तो रादर देन यहां से देखने के तुम अपने ऑप्शंस पढ़ो, ये सारे, ये दोनों पढ़ो और दोनों के बारे में सबने मुझे बताना है. सबसे पहले मैं बात करता हूँ कस्टमर लिक्विडेशन की. ये एडजस्टिंग होगा या नॉन एडजस्टिंग होगा ये मुझे बताओ. फिर हम बात करेंगे डिविडेंड की, देन वी विल गिव द आंसर. पहले कस्टमर लिक्विडेशन का बताओ कि विल दिस बी एडजस्टिंग और नॉन एडजस्टिंग. Yes, sir. Customer liquidation. Adjusting, sir. ओके, एडजस्टिंग, एडजस्टिंग, Sir, एडजस्टिंग, adjusting, sir. Adjusting. Adjusting. एडजस्टिंग, Adjusting, sir. एडजस्टिंग, एडजस्टिंग, एडजस्टिंग. ओके, सो मेजरली स्टूडेंट्स हैव सेइंग एडजस्टिंग. इट्स एब्सोल्युटली राइट. कस्टमर लिक्विडेशन, अगर कोई भी कस्टमर इंसॉल्वेंट हो जाता है, हमें ईयर एंड के बाद पता चल जाता है, तो दैट मींस उसके लिए हमें यहाँ पे बुक्स में उसको एडजस्ट करना पड़ेगा. डिविडेंड के बारे में बताओ, इट इज एडजस्टिंग और नॉन एडजस्टिंग. Non-adjusting, sir. Non-adjusting. Non-adjusting, sir. नॉन Non-adjusting. एड नॉन एडजस्टिंग, नॉन एडजस्टिंग, Non. Non. नॉन एडजस्टिंग, नॉन एडजस्टिंग, नॉन एडजस्टिंग. इज देयर एनी स्टूडेंट हु इज थिंकिंग दैट डिविडेंड एडजस्टिंग है, या इसमें डाउट है जो मुझसे पूछना है? Okay, so majorly students are sticking with dividend as non-adjusting event. So this is also absolutely right. Dividend is a non-adjusting event क्योंकि हमने 30th अप्रैल अगले साल हमने डिक्लेयर किया है कि हम फाइनल डिविडेंड देंगे, चाहे वो पिछले साल से लेट करता है. हमने डिक्लेयर किया है नेक्स्ट ईयर, ये तो नेक्स्ट ईयर की बुक्स में आएगा. पिछले साल इसके लिए कोई एडजस्टमेंट करने की बुक्स में हमें जरूरत नहीं, कोई एडजस्टमेंट करने की जरूरत इसके लिए हमें नहीं है. तो इसका आंसर होना चाहिए, हाउ वी विल गिव द आंसर इसका. तो यहां पे हम कस्टमर लिक्विडेशन का देखेंगे एडजस्टिंग, डिविडेंड नॉन एडजस्टिंग. तो ऑप्शन 1 शुड बी द आंसर. ये एडजस्टिंग और ये नॉन एडजस्टिंग, पहला ही आंसर हमारा आ गया. इसके लिए याद रखना हमें डिस्क्लोजर देना पड़ेगा. डिस्क्लोजर नोट्स में हमें बताना पड़ेगा कि इस साल के प्रॉफिट में से इतना हमने डिविडेंड प्लान किया है अगले साल. ऐसा नहीं है कि डिस्क्लोजर ही नहीं देना. सो इट इज नॉन एडजस्टिंग विद डिस्क्लोजर. सो ऑप्शन ए इज द आंसर गाइस. वेरी गुड. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4. What would be the answer for question number 4? अब देखो गाइस, इसमें मैं एक चीज सबको बता देता हूँ. जो ऐसे क्वेश्चंस होते हैं ना, अब इसमें क्वेश्चन में मेरे को एक चीज दिखी थी, अभी दिखी है क्या, दैट इज इनिशियली. इन्होंने इनिशियली को हाईलाइट करा हुआ है, बोल्ड करा हुआ. तो इसका मतलब ये है कि ऐसे क्वेश्चंस में हमारे दो या दो से ज्यादा आंसर्स हो सकते हैं. दो या दो से ज्यादा आंसर्स हमारे हो सकते हैं. इनिशियली मतलब कि सबसे पहला स्टेप तुम यहां पे क्या लोगे. स्टेप्स कैन बी मोर, बट व्हाट शुड बी द फर्स्ट स्टेप. तो इसका मुझे प्लीज सारे स्टूडेंट्स आंसर दो.
सर हमें मोर Sir, देन वन। B. फॉर बॉम्बे। Yes, sir, B. ओके, बॉम्बे बॉम्बे बी। सर आई वाज आस्किंग कि हमें मोर देन वन आंसर देना है क्या? क्या चीज? इसका मोर देन वन ऑप्शन है क्या आंसर की, एक ही ऑप्शन नहीं है? नहीं, एक ही है। विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ सॉरी विच ऑफ द फॉलोइंग कह रहा हूं, इफ द डायरेक्टर वन इशू, विच ऑफ द फॉलोइंग, इसमें से कौन सर सा? सर आई गो विद तो सी। एक होगा। बताओ। सी सी। So I'm confused in B and C. सर इन सी अगर ये कांटेक्ट टू शेयर होल्डर है, मतलब डिस्क्लोजर नोट देके कांटेक्ट करना चाहता है कि डायरेक्ट कॉल वगैरह? नहीं नहीं, डायरेक्ट कॉन्टेक्ट। ओके सर। कॉन्टैक्ट टू शेयर होल्डर टू नोटिफाई देम अबाउट द इवेंट। सो नोटिफाई करने का मतलब ये नहीं है कि हम सिर्फ डिस्क्लोजर दे रहे हैं। डिस्क्लोजर देना तो है कि हम अपनी बुक्स में रिकॉर्ड कर रहे हैं, अपनी ऑडिट रिपोर्ट में लिख रहे हैं। नोटिफाई करना मतलब हम किसी तरीके से उनको मेल कर रहे हैं, या एक मीटिंग बुला के सारे शेयर होल्डर को ईमेल किया जा रहा है सब कुछ के, ये इशू चल रहा सर बी। So ऑप्शन बी सर। B. है। बी। एक स्टूडेंट ने सी दिया, Yes, सी किसने दिया है? yes, sir, sir. तो मैंने C. बोला था I'm confused but now it's B. नाउ इट्स बी, ओके। सर सर बी। सी मैंने जाना। सी, ओके। बी। बी, ओके। एक सी है मेरे पास, एक और। बी, ओके। सो मेनली मेजरली जो आंसर मेरे पास आया है वो बी आया है। कुछ स्टूडेंट्स ने मुझे सी आंसर दिया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है गाइस, जो होना चाहिए करेक्ट आंसर, दैट शुड बी इसका बी होना चाहिए, नॉट सी। सी क्यों नहीं आंसर होना चाहिए इसका, देखो मैं बताता हूं। अब इस केस में क्या लिखा हुआ है, यहां पे है हमारा कि द ऑडिट रिपोर्ट वाज साइंड on the plan date, an unmodified opinion was issued. On now 19th August, the directors have informed you that oil tanker belonging to the company was involved in an accident 5 days earlier. This caused oil leak and has potential cost to environment damage, which will cost a significant amount of money to clean up. That means बहुत खर्चा कंपनी का होने वाला है। एज अ ऑडिटर मैं तुम्हें बात बताता हूँ, ऑडिटर हम सिर्फ एक पर्सन को रिपोर्ट करते हैं, वो होता है ऑडिट कमेटी। और वो रिपोर्ट करने का तरीका भी हमारा क्या होता है, दैट इज ऑडिट रिपोर्ट। हम ऑडिट रिपोर्ट के थ्रू अपनी सारी चीजें जो हैं वो मैनेजमेंट को, शेयर होल्डर को, सबको बताते हैं। तो इट्स नॉट आर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम कंपनी के शेयर होल्डर को कोई भी बात बताएं कि कंपनी में ये चल रहा है। हमें सब कुछ अपनी रिपोर्ट में बताना होता है। फिर रिपोर्ट के बाद वो रिपोर्ट आगे शेयर होल्डर के पास जाती है। सो सी इज कॉन्टैक्ट द शेयर होल्डर टू नोटिफाई देम अबाउट द इवेंट। हम किसी शेयर होल्डर को कॉन्टैक्ट नहीं करेंगे कि उनको सीए का मेल आ गया कि कंपनी में ये काम चल रहा है। सीएज आर ओनली रिस्पॉन्सिबल टू रिप्लाई टू या टू वर्क विद ऑडिट कमेटी। वो इन्हीं को सारी बातें बताएगी, ऐसा नहीं है वो किसी भी पर्सन को बता देगी। दैट इज वाई ऑडिट कमेटी इज मेड। तो इसमें टेक स्टेप टू प्रिवेंट रिलायंस ऑन एग्जिस्टिंग ऑडिट रिपोर्ट, कि जो ऑडिट रिपोर्ट हमने ऑलरेडी साइन कर दी है, बना दी है, हम स्टेप्स लेंगे कि वो ऑडिट रिपोर्ट पे कोई रिलाय ना करे। उससे पहले हम मैनेजमेंट से बात करके, डिस्कस करके, कि हम अपनी ऑडिट रिपोर्ट चेंज करना चाहते हैं, डिफरेंस देना चाहते हैं, हम अपनी ऑडिट रिपोर्ट में कुछ चेंजेस करना चाहते हैं, तो प्लीज हमें वो चेंजेस कराया जाए। हम ऑडिट कमेटी को ये बात बताएंगे। सो दैट इज टेक स्टेप्स टू प्रिवेंट रिलायंस ऑन एग्जिस्टिंग ऑडिट रिपोर्ट। ये स्टेप्स करेंगे। अब उस स्टेप्स में क्या क्या हो सकता है, दैट इज डिफरेंट। लेकिन हमारा मेन पर्पस क्या है कि हमें ऑडिट रिपोर्ट में चेंजेस करने पड़ेंगे, ना कि उनको बताना हमें। रिजाइन एज ऑडिटर कैन बी एन ऑप्शन, कि हमने ऑडिट रिपोर्ट बना दी और ये इशू हो गया, तो हमारी रिपोर्ट में नहीं है, कल को हमारे ऊपर बात आ सकती है, बट इट इज द लीस्ट ऑप्शन जो नॉर्मली हम कभी प्रेफर नहीं करते। फर्स्ट इज नॉट द आंसर, क्योंकि हम अपनी बुक, हम कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एडजस्ट नहीं कर सकते। तो इसीलिए बी इज द राइट आंसर। ठीक है। अब इसी पार्ट से रिलेटेड हमारा एक क्वेश्चन और आएगा, ये मैंने अभी पढ़ा है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। जल्दी से मुझे इसका आंसर दो, इसका आंसर क्या होगा। टेक योर टाइम, मतलब जल्दी से इन द सेंस कि थोड़ा सा टाइम लेके मुझे इसका आंसर दो।
Sir, Sir, D C. है इसका आंसर. विच वन? C. D. एक आंसर है सी, एक आंसर है डी. Sir, B. एक आंसर है मेरे पास बी. Sir, C. सी. Sir, D. बी. Sir, B. D. Sir, D. अच्छा डी, सॉरी डी. एक और बी आया मेरे पास. Sir, B. सर बी. 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 सर आई हैव अ डाउट सर, ये लिस्टेड कंपनी है नहीं है? आई जस्ट फॉरगॉट इट. एक बार चेक करते हैं. सिग्नल कंपनी. सर इट्स बी. इट्स बी. मैंने शायद आंसर वैसे दिखाई दिया जल्दी जल्दी में. ओके सो गाइस, इसका आंसर जैसे मैंने गलती से आई थिंक दिखाई दिया हुआ था. सो द आंसर जो इसका है दैट इज बी. अब यहाँ पे बेसिकली प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि मेजरली स्टूडेंट्स को जो डाउट आता है वो आता है कि सर के एम, एम्फोसिस ऑफ मैटर और अदर इंफॉर्मेशन, इन तीनों में डिफरेंस क्या है? मेजरली स्टूडेंट्स को जो इशू आता है वो आता है कि सर इन तीनों में हमें कुछ अच्छा सा डिफरेंस बताओ कि इनके बीच में डिफरेंस क्या है. ठीक है. तो ऑल दो मैं डिफरेंस मैंने इसका बहुत अच्छे से मैराथन वीडियोस में भी एक्सप्लेन किया हुआ है, अभी भी करूंगा. बट एक बार अगेन मैं तुम्हारे को आई विल ट्राई टू यूज माय जीपीटी, क्योंकि मैंने उसमें सारी इंफॉर्मेशन बहुत इन डेप्थ डाली है. एक बार देखते हैं कि जीपीटी जो है वो इसका आंसर हमें कैसे बताता है. मैं तुम्हें इसलिए बता रहा हूँ, तुम कहोगे सर क्यों बार बार आप हमें जीपीटी दिखा रहे हो. मैं तुम्हें इसलिए वो जीपीटी दिखा रहा हूँ बिकॉज आई वॉन्ट यू ऑल टू स्टार्ट यूजिंग इट. तुम्हारे आधे डाउट्स तो उससे सॉल्व हो जाएंगे, जितने भी तुम्हारे डाउट्स आ रहे हैं, क्वेश्चन तुम सॉल्व कर रहे हो, वहां से सारी चीजें इजी हो जाएंगी तुम्हारे लिए. कि तुम्हें बार बार ये ना हो कि ग्रुप में मेरी वेट करनी पड़े कि सर कब रिप्लाई करेंगे. चलो, सो दिस वाज माय जीपीटी, तो मैं यहाँ पे डालता हूँ. हमारा था दैट इज प्लीज एक्सप्लेन विद गुड एग्जाम्पल इन ब्रीफ डिफरेंस बिटवीन के एम, emphasis of matter and other information section in the audit report. तो मैंने यहाँ पे इस पे लिखा जो चीज मुझे चाहिए वो मैंने पूरी अच्छे से एक्सप्लेन करी. मैं लिखूंगा कि एम, एम्फेसिस, मैटर, इंफॉर्मेशन, डिफरेंस, ऐसे नहीं, एक्सप्लेन करो, लाइक टॉक टू देम. जैसे तुम मेरे को चीजें पूछते हो वैसे ही इससे पूछो. ये शायद मेरा मेरा नेट थोड़ा स्लो चल रहा है अभी, वैसे इतना टाइम लगता नहीं है इसमें. आ गया, देखो इन्होंने यहाँ तीनों बता दिया. देखो समरी में इन्होंने क्या बताया. KM discuss the significant issues in audit specific to current period and is based on auditor's judgment. मतलब सो KM क्या होता है? KM is कि जहां पे बहुत सारी जजमेंट्स इन्वॉल्व है. इस साल जो बहुत जजमेंट्स हुई हैं, कि कुछ सिचुएशंस ऐसी हुई थी जिसमें मैनेजमेंट ने बहुत जजमेंट्स करी है, उन जजमेंट्स पे ऑडिटर क्या कहता है वो हमें KM में बताना होता है. Emphasis of matter highlights important matter that are already disclosed in the financial statements, ensuring users pays attention to them without modifying the opinion. कि वो सारे मैटर्स जो ऑलरेडी डिस्क्लोज हैं लेकिन हम चाहते हैं
हम चाहते हैं कि जो यूजर्स हैं वो उन पे अटेंशन दें। डिस्क्लोज्ड हैं, लेकिन बहुत सारी इंफॉर्मेशन ऐसी होती है कि यूजर नहीं पढ़ते। तो एम्फोसिस ऑफ मैटर मतलब कि इस साल में इनको पढ़ना जरूरी है जो यूजर्स हैं उनके लिए। और अदर इंफॉर्मेशन इन्वॉल्व्स रिव्यूइंग एडिशनल रिपोर्ट्स और इंफॉर्मेशन accompanying the financial statement for inconsistency without providing an opinion on it. सो अदर इंफॉर्मेशन बेसिकली हमारी क्या होती है, जो ऑडिट जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में नहीं होती, जो अदर रिपोर्ट्स में होती है। जैसे कई बार मैनेजमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ और भी चीजें देती है, डिस्क्लोजर नोट्स हो गए, या नोट्स के बाद कंपनी बताती है कि नेक्स्ट ईयर के हमारे ये प्लान्स हैं, ये सब कुछ, उनको हम रिव्यू करते हैं, दैट इज अदर इंफॉर्मेशन। तो यहाँ पे इन तीनों के बीच में अगर तुम डिटेल में पढ़ना चाहते हो, इसने पूरा एक्सप्लेन कर दिया विद एग्जाम्पल। ठीक है ना? तो बेटर तुम यहां से कोई भी डाउट पूछो, ये तुम्हारे को बड़े अच्छे आंसर्स देगा। अब लेट्स गेट बैक टू जो हमारा क्वेश्चन था। सो क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा हुआ था, हमसे पूछा था कि आफ्टर कंसिडरेशन द डायरेक्टर्स हैव डिसाइडेड टू री इशू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट which the audit engagement partner has reviews and confirmed as appropriate। कि डायरेक्टर्स ने डिसाइड किया टू री इशू फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मतलब उस चीज को इनकॉर्पोरेट करा है। तो जब इनकॉर्पोरेट कर दिया, और यहां पे जजमेंट नहीं है, दिस इज नॉट अ जजमेंट कि किसी एक चीज के लिए इन्होंने जजमेंट ली। जजमेंट किस चीज की हो सकती है, कि जैसे रीवैल्यूएशन करी है, रीवैल्यूएशन में बहुत ज्यादा जजमेंट हुई है, ठीक है, या कुछ सिचुएशंस ऐसी हुई हैं, प्रोविजंस बनाने हैं, तो वहां पे मैनेजमेंट ने अपनी जजमेंट है। तो दोज आर लाइक KAM, के वहां पे मैनेजमेंट ने बहुत जजमेंट ली है। तो की ऑडिट मैटर्स हैं वो, तो की ऑडिट मैटर्स मतलब वो मैटर्स जिनमें मैनेजमेंट ने बहुत जजमेंट ली है, और हमारे अकॉर्डिंग ये जजमेंट शायद सही है शायद गलत है। दोज आर की ऑडिट मैटर्स, कि ये जो पार्ट है जजमेंट वाले हैं। तो कल को आप हमें ये मत बोलना कि कल को अगर मान लो बुक्स में कंपनी में कोई फ्रॉड हो गया तो ये जजमेंट गलत थी, क्योंकि ये जजमेंट वाला एरिया जो है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। ये कंपनी ने, मैनेजमेंट ने जजमेंट ली है, तो हमने मैनेजमेंट की ही जो जजमेंट है उसको बेस माना है। तो दोज आर की ऑडिट मैटर्स। यहां पे तो कोई जजमेंट ही नहीं है, उन्होंने बुक्स में इनकॉर्पोरेट कर दिया, डिस्क्लोजर दे दिया कि हमारे ये डैमेज हुआ है, सब कुछ हुआ है। तो उसके लिए हम अपने एम्फेसिस ऑफ मैटर में ये चीज बताएंगे यूजर्स को, कि हमारी रिपोर्ट के अंदर ये चीज है, और आप इस पे ध्यान दो कि अगले साल इतना बड़ा इशू कंपनी में हुआ है। इज इट क्लियर टू ऑल गाइस? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. गुड। तो आगे से ना कोशिश ये करना, मैंने जो ये बनाया है GPT, मैंने इसीलिए बनाया है कि तुम सब उसको बेस्ट यूटिलाइज कर सको, बेस्ट यूटिलाइज करो, उस सबको बहुत अच्छे से समझो। ठीक है, प्लस मैंने उसमें मेजरली सारी चीजें, मतलब हो सकता है 1 पॉइंट तुम्हें आंसर गलत मिले, लेकिन उससे ज्यादा गलत नहीं मिलेंगे। तो तुम अगर बड़ा क्वेश्चन कोई सॉल्व भी करते हो, जैसे अभी आई थिंक हर्ष ने क्वेश्चन सॉल्व किया था सेक्शन B वाला, तुम चाहो तो वो क्वेश्चन वहां पे पूरा अपलोड कर दो, मैंने अपलोडिंग पूरी ऑन करी हुई है। प्लस जो क्वेश्चन है उसका स्क्रीनशॉट लेके डाल दो, एंड यू कैन राइट कि दिस इज द क्वेश्चन, आई हैव माय ऑडिट एग्जाम एंड आई हैव गिवन दिस आंसर, कैन यू प्लीज रिव्यू माय आंसर एंड टेल मी व्हाट ऑल मिस्टेक्स आई मेड एज पर लाइक ACC एग्जामिनर। ऐसा तुम करोगे, वो तुम्हारे को मैं बता रहा हूँ, वो इतना एप्ट आंसर देगा, यू विल बी सो हैप्पी, तुम्हें एक एक कमी के बारे में पता चल जाएगा। यू कैन ट्राई, मैंने भी अभी ट्राई नहीं करी ये चीज, मैं ट्राई करूंगा, आई डोंट वांट टू डू इट इन द क्लास, बाद में करूंगा ट्राई, बट तुम वो चीज कर सकते हो। सो दिस वाज वन ऑफ द सेक्शन A क्वेश्चन जो एग्जाम में आया था। एंड ACCA ने ये क्वेश्चन इसलिए रिवील किया है क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ने ये आंसर गलत दिया। ACCA उन्हीं क्वेश्चंस को बताता है अपने एग्जामिनर रिपोर्ट में जो बच्चे गलत करते हैं मेजरली। तो इसीलिए तुमने अब देखा इस क्वेश्चन में दो क्वेश्चंस ऐसे थे जहां पे स्टूडेंट ने काफी मिस्टेक्स करी हैं, मतलब आंसर मिक्स एंड मैच आए हैं, बट 3 क्वेश्चंस के आंसर सबने सही दिए। तो क्यों गलत है उन पे ध्यान देना, हाउ टू रीड द क्वेश्चन, हाउ टू अंडरस्टैंड एंड हाउ टू यूज, हाउ द टू डिफरेंशिएट द थिंग्स, उस पे अब ध्यान देना, और ऐसे ही तुम्हारे को अपने आंसर्स देने। तुम और क्या कर सकते हो, अपने सेक्शन A के जो और पिछली एग्जामिनर रिपोर्ट्स हैं, उन सब एग्जामिनर रिपोर्ट को ओपन करो, सेक्शन A के क्वेश्चंस पढ़ो, जस्ट फॉर प्रैक्टिस। अगर तुम्हारे को 5 सेक्शन A के क्वेश्चंस भी मिल जाते हैं, केस स्टडी, 5 केस स्टडी, और वो केस स्टडी जो ACCA के एग्जाम में आई हुई है, तो सोचो इससे अच्छी प्रैक्टिस के क्वेश्चंस तुम्हें कहाँ ही मिलेंगे। तो ये तुम कर सकते हो। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट सेक्शन B के क्वेश्चंस, और सेक्शन B में ACCA कभी भी ये पूरा पूरा क्वेश्चन आंसर नहीं एक्सप्लेन करते, वो मेजरली ये बताते हैं कि बच्चों ने गलती क्या की। सो दे वोंट रिवील दी क्वेश्चन, वो पूरा क्वेश्चन नहीं बताएंगे, क्योंकि वो क्वेश्चन ऑलरेडी तुम्हारे पास ACCA STB प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म पे है। ये सिर्फ तुम्हारे को जो क्वेश्चन पूछे गए थे उन क्वेश्चंस में कमियां बताते हैं कि बच्चों ने क्या कमियां करी हैं,
एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, क्योंकि स्टूडेंट्स को इस पॉइंट पे यही चीजों का डाउट होता है कि सर हमें कितना लिखना है, कैसे लिखना है, क्या क्या लिखे। तो इन सारी चीजों को हमें बहुत अच्छे से समझना है। तो फटाफट से इसको पढ़ेंगे। आई विल रीड एंड एक्सप्लेन। तुम सबको कोई भी डाउट हो तो मुझसे पूछ सकते हो। मैं थोड़ा सा फास्ट में पढ़ूंगा क्योंकि मैंने अभी तो कुछ नहीं पढ़ा है। सो क्वेश्चन क्या है हमारा, डिस्क्राइब 8 ऑडिट रिस्क एंड एक्सप्लेन द ऑडिटर्स रिस्पॉन्स टू ईच रिस्क इन प्लानिंग द ऑडिट ऑफ ग्रीन कंपनी। ये था हमें रिस्क और ऑडिट रिस्पॉन्स बताना है। सो इसी से क्या कहते हैं, मार्क्स आर अवॉर्डेड फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑडिट रिस्क। तुम रिस्क आइडेंटिफाई करोगे उसके हाफ मार्क्स मिलेंगे, उनको एक्सप्लेन करोगे कि वो रिस्क क्यों है उसका तुम्हें आधा मार्क मिलेगा, एंड एन अप्रोप्रिएट ऑडिटर रिस्पॉन्स टू ईच यानी 1 मार्क मिलेगा। सो दैट मीन्स एक रिस्पॉन्स के तुम्हारे को 2 मार्क्स मिलेंगे। तो 8 रिस्क हैं तो तुम्हारे को 8 रिस्क और 8 रिस्पॉन्सेज इसमें लिखने पड़ेंगे। 9, 10, 11, 12 लिखने की जरूरत नहीं है, ना 16 लिखने की जरूरत है। ना ये सोचो कि हम अगर 5 लिख दें या हम 4 लिख सकते हैं तो 2 मार्क्स का ये हो गया, 2 मार्क्स का ये, 4 मार्क्स, तो 4 4 जा 16 नहीं। आधा मार्क्स रिस्क आइडेंटिफाई करने का जो तुम कॉपी पेस्ट करोगे मेजरली, आधा पॉइंट उसको एक्सप्लेन करने का कि वो रिस्क क्यों है, और 1 मार्क मिलेगा एक अच्छे रिस्पॉन्स का। सो दिस इज दी फर्स्ट पार्ट कि तुम्हें आंसर किस तरीके से देना है मार्क्स गेन करने के लिए। नेक्स्ट आता है, द सिनारियो विल टिपिकली कंटेन मोर देन द नंबर ऑफ रिस्क रिक्वायर्ड। इस क्वेश्चन में तुम्हारे को 8 रिस्क रिक्वायर्ड है, लेकिन सिनारियो में हमेशा ज्यादा रिस्क होंगे। सो इट इज इंपॉर्टेंट दैट कैंडिडेट प्लान देयर टाइम केयरफुली एंड ओनली अटेम्प्ट टू लिस्ट द नंबर रिक्वायर्ड इन द पॉइंट्स, के जितने हैं उतने ही बताने, एक्सेस नहीं बताने। फर्स्ट स्टेप इज टू आइडेंटिफाई द फैक्टर्स विच गिव राइट टू ऑडिट रिस्क। ये सब तुम्हारे को पता है तो इस पार्ट को हम अभी स्किप कर सकते हैं, ठीक है ना। ये तुम्हें पता है कि क्वेश्चन कैसे देखना है, कैसे आइडेंटिफाई करना है, ये चीज हम कर सकते हैं। अब नेक्स्ट पार्ट आती है, कैंडिडेट ऑफन यूज कॉपी पेस्ट फंक्शन व्हेन ड्राफ्टिंग देयर आंसर्स फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ द रिस्क। हाउएवर केयर शुड बी टेकन टू एंश्योर दैट रिस्क इज करेक्टली आइडेंटिफाइड। Simply stating a fact from the scenario is not always the same as identifying as audit risk. Financial accounting knowledge is also important. Financial accounting knowledge मतलब कि उससे हमारी बुक्स ओवरस्टेट होंगी, अंडरस्टेट होंगी, क्या होगा बुक्स में, वो हमें भी बताना जरूरी है कि उस रिस्क से फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, ये बताना जरूरी है। हमारा काम है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट करना। तो जो ऑडिट रिस्क हमें मिला है उस रिस्क से फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या इशू आ सकता है, ये भी हमें साथ में बताना जरूरी है। इन ग्रीन कंपनी द अकाउंटिंग इश्यूज विच गिव राइज टू ऑडिट रिस्क इंक्लूड्स रिलेटिंग टू, चलो इसको तो ये तो स्पेसिफिक हो गया। हैंड स्ट्रॉन्ग नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, रेलिवेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इज आल्सो रिक्वायर्ड, ठीक है। नेक्स्ट, द रिस्क लीस्ट आइडेंटिफाई बाय कैंडिडेट रिलेटेड टू दिस। ओके वो ये कह रहे हैं कि ये बहुत कम बच्चों ने ढूंढा था, वो रिस्क क्या था। द रिस्क लीस्ट आइडेंटिफाइड बाय कैंडिडेट्स रिलेटिंग टू Adrian White, the CEO, planning to sell his shares in the company and the movement between gross profit and operating profit margin. Candidate should expect a range of topic areas where audit risk scenario, some of which may be more challenging than others. So basically ये कह रहे हैं कि ये थोड़ा सा मुश्किल था क्योंकि ये गोइंग कंसर्न पे बात आ जाती है कि ओनर कंपनी के शेयर सेल कर रहा है। तो देर अगर कंपनी के ओनर कंपनी के शेयर सेल कर रहा है, सीईओ कंपनी के शेयर सेल कर रहा है, सो देर इज अ रिस्क हो सकता है कि जो कंपनी है, कंपनी गोइंग कंसर्न नहीं है, दैट्स व्हाई ही इज, क्योंकि सीईओ इज द टॉप मोस्ट पर्सन ऑफ द कंपनी। तो अगर वो शेयर कर रहा है तो कोई रिस्क हो सकता है। हालांकि अभी हम इसके डिटेल में बात नहीं करेंगे, तुम्हारे को एसीसीए के जो आंसर्स हैं प्रीवियस अटेम्प्ट के आंसर्स में, वहां पे तुम्हें इसके आंसर्स मिल जाएंगे। यहाँ वो सिर्फ ये बता रहे हैं कि क्या कमियां बच्चों ने करी है, कि ये एक ऐसा रिस्क था जो लिख सकते थे स्टूडेंट, बट लीस्ट बच्चों ने ये रिस्क लिखे। नेक्स्ट, while tackling audit risk which include ratios whether pre-calculated or not, the calculation should be considered when identifying the risk. The scenario stated that receivable collection period in 2014 was 40 days and the forecast was 67 days. तो हमारा रिसीवेबल कलेक्शन पीरियड बढ़ रहा है, दैट मीन्स क्रेडिट कंट्रोल कंपनी का खराब है, तभी हमारा जो रिसीवेबल कलेक्शन पीरियड है वो बढ़ रहा है। सो देयर माइट बी अ केस कि रिसीवेबल हमारे ओवर स्टेट हो जाए, ये भी एक रिस्क है कि हो सकता है हमारे रिसीवेबल्स ओवर स्टेट हों क्योंकि ये रेशियो बढ़ गई। अपने अकॉर्डिंग यही हम सोचते हैं। सो इन दिस केस ऑफ द सिग्निफिकेंट मूवमेंट अलोंग विद इंफॉर्मेशन इन दिस सिनेरियो अबाउट द एब्सेंस ऑफ क्रेडिट कंट्रोलर, मतलब क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि क्रेडिट कंट्रोलर एब्सेंट है,
This identifies a possible risk for overvaluation of receivable. Some candidates incorrectly use this information to generate two audit risk, both relating to overstated receivable with similar audit responses. कि उन्होंने जानबूझ के जब रिस्क नहीं मिल रहे थे तो एक ही रिस्क को दो में घुमा दिया. Candidate should note that if two pieces of information result in same audit risk, then credit is only available once, as information should be used in conjunction. कि अगर तुम एक ही रिस्क को घुमा फिरा के दो जगह पे बता दोगे, मार्क्स तुम्हें एक ही के मिलेंगे क्योंकि दोनों का मतलब सेम ही. तो इस क्लास का पर्पस सिर्फ यही था कि अब तुम पूरी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करो और एग्जाम के लिए अपने आंसर्स लिखने तैयार करो, ताकि तुम्हें पता चले कि जो कई स्टूडेंट्स ऐसे करते हैं वो चीज ना करें. Next, having identified the risk factor, next step is to explain the risk. क्या रिस्क आइडेंटिफाई तो कर दिया, अब उसको एक्सप्लेन करना है. To do this, candidates need to state specific areas of financial statement impacted with an assertion. For example, cut off, valuation, etc., or a reference to over, under, misstated, or a reference to inherent control or detection risk. तो इन तीनों एरियाज में से तुम्हारे को आंसर्स देने पड़ेंगे. कट ऑफ वैल्यूएशन, या तो ये बताओगे इसमें रिस्क हो सकता है, कट ऑफ रिस्क हो सकता है, वैल्यूएशन रिस्क हो सकता है, या ओवर अंडर स्टेटमेंट मिस स्टेटमेंट रिस्क हो सकता है, या फिर यहाँ पे डिटेक्शन रिस्क हो सकता है, कंट्रोल, ये तुम्हें बताना पड़ेगा. इसका लीस्ट ऑप्शन होता है कि लीस्ट के एक सिनारियो में ये वाला कोई आंसर आता है. मेजरली यहीं पे कवर या यहाँ पे कवर हो जाते हैं. अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो दिख रहा है, दैट इज मिस स्टेटेड. ध्यान से सुनना. मिस स्टेटेड विद ओनली बी अवॉर्डेड इफ इट इज क्लियर दैट द बैलेंस कुड बी ईदर बी ओवर और अंडर स्टेटेड. अब यहां पे देखो, इन्होंने बड़ा अच्छा एग्जांपल दिए. क्या एग्जांपल दिए? फॉर एग्जांपल, if the risk should have been described in terms of understated balance, then no credit would be awarded if candidates referred to as misstated balance. Candidates cannot hedge their bets on providing both option. कि अगर क्वेश्चन में तुम्हारे को, जैसे ऊपर वाले केस में हमें साफ दिख रहा था कि इसकी वजह से हमारे रिसीवेबल ओवरस्टेट होंगे, और तुम एग्जाम में ओवरस्टेट की जगह यू राइट मिसस्टेट, के रिसीवेबल मिसस्टेट होंगे हमारे, तो तुम्हारे को इसका हाफ मार्क्स जो है एक्सप्लेनेशन का वो नहीं मिलेगा. क्यों? क्योंकि मिस स्टेटमेंट का मतलब है या तो ज्यादा हो सकते हैं या कम हो सकते हैं. इस सिनारियो में स्पेसिफिकली बोला है, या समझ आ रहा है कि रिसीवेबल ओवरस्टेट हो सकते हैं क्योंकि हमारा पीरियड इंक्रीज हो गया. तो यहां पे अगर तुमने ऐसे लिख दिया मिस स्टेटमेंट, तो तुम्हें कोई भी मार्क नहीं मिलेगा. मतलब पूरा गलत नहीं होगा, जो हाफ मार्क है एक्सप्लेनेशन का कि आइडेंटिफाई के बाद एक्सप्लेनेशन ऑफ द रिस्क, उसके में तुम्हें हाफ मार्क्स नहीं मिलेंगे. तो ये बहुत जरूरी है. ये छोटी छोटी चीजें ही हैं जिससे हमारे मार्क्स बढ़ते हैं कम होते हैं. बहुत छोटी छोटी चीजें, बट दीज आर वेरी वेरी क्रूशियल. नेक्स्ट, इसके बाद द एक्सप्लेनेशन ऑफ द रिस्क मस्ट ऑल्सो क्लियरली स्टेट स्पेसिफिक एरिया ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंपैक्टेड. For example, in respect of the issue related to refurbishment of the retail stores, only noting non-current assets or assets could be overstated would not be awarded. मतलब अगर रिफर्बिशमेंट ऑफ रिटेल स्टोर्स का कोई ऐसा पॉइंट आया है और तुमने लिख दिया कि नॉन करंट एसेट ओवरसेट हो जाएंगे, तो ओवरसेट तुमने सही लिखे है, लेकिन नॉन करंट एसेट लिखा है, इट इज रॉन्ग. क्योंकि नॉन करंट एसेट के अंदर इन्वेस्टमेंट्स भी आती है. इन्वेस्टमेंट्स का तो इससे कोई लिंक ही नहीं है. तो an appropriate explanation in this instance would be that property, plant and equipment could be overstated. कि इसका इम्पैक्ट प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट पे आएगा, इन्वेस्टमेंट्स पे नहीं आ सकता. नॉन करंट एसेट्स के अंदर हमारी इन्वेस्टमेंट भी आती है. सो इट इज प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट. लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का इससे कोई रोल नहीं है, तो नॉन करंट एसेट नहीं लिखोगे, लिखा जाएगा. तुम्हें क्लियर कट लिखना पड़ेगा किस चीज में गलती होगी, रिस्क होगा, क्या रिस्क होगा, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करना पड़ेगा तुम्हारे. तो ये स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं, तभी इन्होंने ये चीज बताई है कि बहुत स्टूडेंट ने ये गलतियां करी. नेक्स्ट, एक मिनट के बाद भी है क्या? उत्तरी. अच्छा चलो. इन एडिशन, सम रिस्क एक्सप्लेनेशन वर इनएप्रोप्रिएट, के कुछ रिस्क एक्सप्लेनेशन ऐसी थी जो इनएप्रोप्रिएट थी. फॉर एग्जाम्पल, candidate focus their explanation on advertising expenditure risk on how the intangible asset should be amortized.
Instead, the risk actually leads to overstatement of intangible asset as the expenditure should have an expense. So basically उन्होंने रिस्क को गलत आइडेंटिफाई किया. चलो ये तो मिस्टेक होती है स्टूडेंट से. In addition of the new risk loan, some students incorrectly believe needing a loan meant going concern risk areas. कि अगर कंपनी को लोन लेना पड़ रहा है तो ये गोइंग कंसर्न पे बात आ गई, लेकिन ऐसा है ही नहीं, ऐसा होता ही नहीं. सो दिस इज नॉट द केस. सो नो क्रेडिट वाज अवॉर्डेड. ये इन्होंने एक नया रिस्क बना दिया. क्या? जिसको रिस्क समझ नहीं आ रहे तो क्या रिस्क बना दें कि कंपनी को अच्छा लोन लेना पड़ रहा है. लोन लेना पड़ रहा है मतलब कंपनी में तो गोइंग कंसर्न के इशू आगे रिस्क बना दिया. ये कोई रिस्क थोड़ी है, कोई भी कंपनी लोन ले सकती है. कंपनी को लोन की जरूरत पड़ती है क्योंकि उसको एक्सपैंड भी करना होता है. गोइंग कंसर्न का इससे कोई रिलेशन नहीं है. तो ऐसी मिस्टेक प्लीज कोई भी बच्चा नहीं करना कि जो रिस्क नहीं है उसको रिस्क बना दो. Next, having identified and explained the risk, the next step is to provide auditor response. Response must be practical within the context of the scenario, and care should be taken to ensure that response is one an auditor would make and not a management response. मतलब एक ऑडिटर क्या बताएगा हमें उसके पर्सपेक्ट से बताना है, ना कि मैनेजमेंट इसको ठीक कैसे करेगी. ये मैंने तुम्हारे को क्लासेस में भी बताया हुआ है. हम अपना आंसर किस तरीके से देंगे, रिव्यू जो हमारे बेसिकली जो कीवर्ड्स होते हैं वहां से हम आंसर स्टार्ट करेंगे, ना कि वी विल आस्क दैट पर्सन टू गो देयर एंड डू दिस थिंग. ये मैनेजमेंट बताएगी कैसे काम होगा. ऑडिटर बताएगा कि हमें ये चीज करनी चाहिए. So in this session, candidates is particular provided management responses for audit risk relating to increased receivable collection period, such as recruit a replacement credit controller. तो रिक्रूट ये हमारा रिस्पॉन्स थोड़ी ऑडिट रिस्पॉन्स, ये तो मैनेजमेंट रिस्पॉन्स है कि हमें रिक्रूट करना पड़ेगा. तो ऑडिट रिस्पॉन्स क्या होगा वो हमें ऑडिटर के अकॉर्डिंग देखना पड़ेगा, और ये तुम्हारे को सारे इनके आंसर्स में मिल जाएंगे. Candidates are advised to take a moment to read their response and ensure that what they are recommending will help the auditor to form a conclusion on identifying audit risk. कि वो अपनी रिस्क के लिए क्या कंक्लूजन दे रहा है ये हमें देखना है, ना कि मैनेजमेंट उसको ठीक कैसे कर सकती है. उसके बाद क्या है, इन दिस सेशन सम स्टूडेंट स्ट्रगल टू प्रोड्यूस वैलिड एक्सपेक्टेशन. अच्छा, ये तो स्पेसिफिक केस के रिगार्डिंग है, तो जब तुम केस पढ़ोगे तभी तुम्हें समझ आएगा. अब जैसे यहां पे कुछ बताया हुआ है, एडिशनली अ सिग्निफिकेंट, एक सेकेंड गाइस. Additionally, a significant minority of candidates gave general statements of the required accounting treatment. For example, for inventory risk, it was common to see perform net realizable value testing. उन्होंने ये बता दिया बस कि हमारा रिस्पॉन्स क्या होगा कि परफॉर्म एनआरबी टेस्टिंग, rather than how auditor would test whether cost of damaged inventory was above or below NRV. This general statement approach indicates lack of practice in tackling different risks and responses question from the previous exams. कि तुमने previous questions नहीं पढ़े, बहुत सारे क्वेश्चंस नहीं पढ़े, प्रीवियस एग्जाम्स के क्वेश्चन तुमने नहीं पढ़े, तभी तुमने बस ये लिख दिया परफॉर्म नेट रिलायबल वैल्यू टेस्टिंग. हमें इसको डिटेल में बताना पड़ेगा, और मैं बता रहा हूं ये कैसे बताना है, मैं तुम्हें बार बार बताऊंगा. ये केस स्पेसिफिक है, और जब तुम इसका आंसर पढ़ोगे एसीसी प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म पे तुम्हें सारा क्लियर हो जाएगा. तो ये चीजें हैं कि क्या गलतियां बच्चों ने करी है. Candidates often suggest increased professional skepticism as a whole range of audit risk. कि ऑडिट रिस्क के केस में रिस्पॉन्सेज में बहुत सारे बच्चों ने काफी जगहों पे लिख दिया कि इंक्रीज प्रोफेशनल स्केप्टिज्म, कि ये बढ़ा दो. एंड while valid, it's not suitable, not a suitable auditor response for 1 mark. कि अगर हम खाली लिख देंगे इंक्रीज प्रोफेशनल स्केप्टिज्म इस सिचुएशन में, इट्स नॉट गोइंग टू गिव अस 1 mark. हमें उसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा. This is because increasing skepticism does not on its own help the auditor to gain suitable audit evidence over identified risk. For the sale of shares by CEO risk, simply stating increased professional skepticism will only gain half mark. To gain full mark, candidate need to focus on additional testing of judgmental areas as well as assigning more experienced staff to the audit. This was only risk which gained credit for increased professional skepticism. It was not a valid response for any other audit risk. कि कुछ बच्चे सोचते हैं ना कि चलो काफी सारे, अगर कोई समझ नहीं आया ना रिस्पॉन्स में, तो हम इंक्रीज प्रोफेशनल स्केप्टिज्म लिख देंगे या इंक्रीज प्रोफेशनल स्केप्टिज्म ये लिख देंगे.
तो ऐसा नहीं है, जिस जगह पे ये होगा उसका भी तुम्हें सिर्फ इसका हाफ मार्क ही मिलेगा, पूरा मार्क इसका नहीं मिलेगा। तुम्हें एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि प्रोफेशनल स्केप्टिज्म कैसे होगा, कि हम एक्सपीरियंस साफ रखेंगे हमारी फर्म में और अपनी जजमेंट एरियाज को टेस्ट करेंगे, एडिशनल टेस्टिंग ऑफ जजमेंट एरियाज। दिस इज हाउ वी शुड रिस्पॉन्ड। नेक्स्ट, ऑल्टर रिस्पॉन्सेज डू नॉट हैव टू बी अ डिटेल्ड प्रोसीजर। तुम्हें बहुत डिटेल में, लेंथ में एक्सप्लेन नहीं करने की जरूरत अपना रिस्पॉन्स। रादर इन इट इज एन अप्रोच द ऑडिट टीम विल टेक। Care must be taken, however, to ensure approach suggested actually addresses the risk identified and contains sufficient details। ये हमेशा हमने डिस्कस करा है कि तुम्हारे को एक कीवर्ड से अपना आंसर स्टार्ट करना है एंड वो रिस्पॉन्स तुम्हारे को बताने कि कैसे वो रिस्पॉन्स तुम्हारी बुक्स को ठीक करेगा, शॉर्ट में बताना है। A response of discuss with management will not gain any credit, as candidate need to be very clear exactly what they are asking the management about. Where further documentary evidence is available to the auditor candidate इन्होंने कॉमा नहीं डाले हुए इसमें, मैं भी इनको ऑडिट कर देता हूँ। Where further document evidence is available to the auditor, candidate need to refer to this, gain the available 1 mark per response also। चल इसको छोड़ दो, कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। प्लस इसमें तुम्हें ये बताया हुआ है कि प्रीवियस ये वाले क्वेश्चंस इसकी प्रैक्टिस के लिए तुम कर सकते हो। सो गुड क्वेश्चन टू प्रैक्टिस फ्रॉम पब्लिश सैंपल क्वेश्चन इंक्लूडिंग, ये तुम्हारे को क्वेश्चंस बताया बेसिकली कुछ नहीं है, इन्होंने पिछले 6 अटेम्प्ट्स के तुम्हारे को सारे क्वेश्चंस बता दिए, वो तुम कर लेना, वो मैं हमेशा बोलता हूँ कि करेंगे। सर लास्ट पैरे का पॉइंट हम कैसे फ्लेम कर सकते हैं हितेन? कौन से वाला हितेन? ये वाला? ये रिस्क वाला, इंक्रीज प्रोफेशनल स्केप्टिज्म वाला? तो वो तो इन्होंने बताया हुआ ये रहा, एडिशनल टेस्टिंग ऑफ जजमेंट एरियाज एज वेल एज असाइनिंग मोर एक्सपीरियंस स्टाफ टू द ऑडिट। इन्होंने बताया हुआ कि प्रोफेशनल स्केप्टिज्म कैसे करेंगे हम, तो इन्होंने खुद ही बता दिया कि वी विल एडिशनल जजमेंटल एरियाज की हम एडिशनल टेस्टिंग करेंगे, एज वेल एज वी विल असाइन मोर स्टाफ टू द मोर एक्सपीरियंस स्टाफ इन द ऑडिट। ठीक है ना, दिस इज द रिस्पॉन्स, ये वाला, नॉट लाइक जस्ट प्रोफेशनल स्केप्टिज्म। चलो अब हम पढ़ते हैं आगे। इसके बाद है तुम्हारा एक्सप्लेन द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दिस, कंसिडरेशन ऑफ लॉज एंड रेगुलेशन। तो बेसिकली ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, तो ये तो जो डायरेक्ट क्वेश्चन जिस बच्चे ने लर्न किया हुआ है वो यहाँ पे लिख सकते हैं, इसमें कुछ खास नहीं है। अब आता है डिस्क्राइब सब्सटैंसिव प्रोसीजर which steel company should perform in order to obtain sufficient and appropriate audit evidence in respect of additions to green company's property, plant and equipment. Sir, can we write the point frame like advanced substantive procedure? नहीं, वही बात है, एडवांस सब्सटेंसिव प्रोसीजर इज नॉट राइट। ठीक है ना, तुम लिखोगे एडवांस सब्सटेंसिव प्रोसीजर, क्या प्रोसीजर करोगे वो भी तो बताना पड़ेगा ना। और एडवांस सब्सटेंसिव प्रोसीजर कुछ होता ही नहीं है, सब्सटेंसिव प्रोसीजर इज ऑलरेडी एडवांस। ठीक है ना, सब्सटेंसिव प्रोसीजर इज ऑलरेडी एडवांस्ड, कि हम टेस्टिंग नहीं कर रहे, अब हम हर चीज इन डिटेल में चेक कर रहे हैं। चलो अब हमारे को यहाँ पे क्वेश्चन में क्या है, हमें बताना है 4 मार्क का क्वेश्चन है, दैट मीन्स हमें फोर पॉइंट्स बताने हैं यहाँ पे सब्सटेंसिव प्रोसीजर के, एडिशन टू प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। So when describing substantive procedure, one of the key thing to consider is the level of detail provided. Many candidates fail to score well in this type of requirement because their procedure are vague or too brief. Test must be sufficiently detailed, noting clearly which document source should be used and for what purpose. कि तुम्हें बताना पड़ेगा कि क्या डॉक्यूमेंट तुम यूज कर रहे हो और किस चीज के लिए यूज कर रहे हो। Candidates must ensure that they can distinguish between substantive procedure and test of control। कि कई स्टूडेंट टेस्ट ऑफ कंट्रोल लिख देते हैं सब्सटेंसिव प्रोसीजर में, ये किसी को नहीं करना। तो तुम्हारे को अगर सब्सटेंसिव प्रोसीजर बताने तो सब्सटेंसिव प्रोसीजर ही बताओगे, टेस्ट ऑफ कंट्रोल वहां पे नहीं डालने, ये बच्चे गलती करते हैं। Many students lose marks in this type of requirement by mixing up these procedures.
Many candidate अच्छा ये while substantive procedure required for account balances subject to accounting standard, then considering the rules of standard we can help चलो इसमें तो और कुछ खास नहीं है। एक काम करते हैं, लेट्स डू अ वेरी स्मॉल थिंग। अब ये जो क्वेश्चन है, अब जैसे तुम्हारे को वैसे ही देखना है कि इस केस में हमारे ऑडिट रिस्पॉन्सेज क्या बन सकते हैं, सब्सटैंसिव प्रोसीजर क्या बनेंगे। 4 मार्क का है, तो लेट्स डू वन थिंग, एक बार हमारे चैट जीपीटी से देखते हैं कि वो इसका आंसर क्या देता है, कि तुम उसको यूज कर सकते हो कि नहीं यूज कर सकते। क्योंकि मैं उसमें भी देख लेता हूँ कि कल को अगर तुम उसमें से चेक करना चाहो, विल यू बी एबल टू डू इट। तो हमारा जो क्वेश्चन था दैट वाज, ये क्वेश्चन था। तो इसका जो शॉर्टकट है जो मैं कंप्यूटर पे करता हूँ दैट इज विंडोज का बटन दबा के शिफ्ट प्रेस करके एस। विंडोज का बटन शिफ्ट और एस, तो वो कॉपी हो गया। आई विल गो हेयर एंड सिंपली राइट कंट्रोल बी पेस्ट एंड एंटर। सर उसको सिनेरियो भी तो बताना पड़ेगा। चलो सिनारियो भी है, बट एटलीस्ट वो जो ये प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में एडिशन है, जनरल तो बता ही सकता है ना, सिनारियो के साथ तो वो लिंक कर ही लेगा। ओके। वो तो पूरा क्वेश्चन बताएंगे तो ये उसके अकॉर्डिंग हमें आंसर देगा, बट अभी एक बार वैसे जनरल देखते हैं कि अगर तुम जनरली बस चेक करना चाहते हो कि सर एडिशंस में क्या क्या पॉइंट्स लिख सकते हैं हम 4 मार्क में। जैसे इसने बता दिया, ऑब्टेन एंड रिव्यू परचेज इनवॉइस कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट ऑफ एडिशंस मेड ड्यूरिंग द ईयर, साथ ही वेरीफाई द अमाउंट कैपिटलाइज, अग्रीज विद इनवॉइस एंड कॉन्ट्रैक्ट अमाउंट टू एंश्योर दैट द एडिशन इज करेक्टली वैल्यूड एंड द कॉस्ट आर अप्रोप्रिएटली कैपिटलाइज। तो इससे 2 पॉइंट कंबाइन कर दी। Perform physical inspection of newly acquired or constructed assets to confirm their existence, to verify that the assets recorded in accounts physically exist and are in use by the company, ensuring that additions are not fictitious। तो इसने देखो कितना हमें क्लियर आंसर दिए कि हम क्या करेंगे, प्रोसीजर क्या फॉलो करेंगे, किस लिए फॉलो करेंगे। Review board minutes. Review the board minutes to author board minutes of authorizing sufficient capital expenditure related to additions, to confirm additions were properly authorized and the management has approved the capital expenditure. Then depreciation calculation. Recalculate depreciation charge for additions to ensure that it has been correctly calculated, to ensure depreciation expense is accurate, which impacts both income and carrying amount of PP। Simple। देखो इजी लैंग्वेज में चार ये आंसर्स हैं। अगर तुम सिंगल लाइनर में इसको बोलोगे, प्लीज गिव प्रोसीजर्स इन सिंगल लाइंस, तो ये ऐसे भी कर देगा कि मेरे को ऐसे पॉइंट्स में नहीं चाहिए, मेरे को पूरा एक प्रोसीजर लाइन में चाहिए। तो इट शुड बी एबल टू डू दैट एज वेल। Inspect purchase invoice to verify that the amount capitalized in PP agree with this. Physically verify existence of newly acquired assets or constructed asset. Review board meetings of authorization। इसने ये नहीं बताया हमें फिर यहाँ पे पर्पस क्या है। यू कैन राइट सिंगल लाइन अलॉन्ग विद पर्पस। अगर तुम यहाँ पे लिखोगे प्लीज गिव प्रोसीजर इन सिंगल लाइन, इसने प्रोसीजर्स बता दिए हमें, पर्पस नहीं बताया, तो ऑफ कोर्स सर कंप्यूटर तो हमें गाइड इसको ठीक करना पड़ेगा। तो अगर तुम बताओ प्लीज गिव प्रोसीजर्स एंड पर्पस इन सिंगल लाइन, तो तुम्हें सिंगल लाइन वो बता देगा। तो या इसको भी तुम यूज करके अपने आंसर्स यहाँ से चेक कर सकते हो क्या और क्या हो सकते हैं। चलो नेक्स्ट आता है हमारा इसके बाद पार्ट। चलो इसका तो आंसर हमने देख ही लिया सारा। अब देखो यहाँ पे इन्होंने एक लाइन क्या बोली हुई है, it is also important when generating substantive procedure, it is important to ensure the tests have sufficient detail and are clear. For example, agree to the addition to an invoice without describing what the invoice is being reviewed for, such as cost to agree the valuation, or that invoice is in the company's name to confirm rights and obligation, would not score full 1 mark। कि तुम सिर्फ ये लिख दोगे कि अग्री दी एडिशन टू इनवॉइस हमें मार्क्स नहीं देंगे,
हमें बताना पड़ेगा कि इससे क्या होगा, इससे हमें ये पता चलेगा, इससे हम ये चेक कर पाएंगे कि क्या वो जो एसेट है वो क्या हमारे कंपनी के नाम पे ही है, कंपनी के पास उसका राइट है यूज करने का, और वैल्यूएशन सही है कि नहीं। तो ये चीज के लिए बेसिकली प्रोसीजर क्या है वो हमें बताना है, और उसका पर्पस क्या है, प्रोसीजर क्या है, पर्पस क्या है, दोनों हमें बताना पड़ेगा। प्रोसीजर सच एज कास्टिंग द एडिशंस and agree to non-current asset register, agreeing additions to invoices to ensure in company name and correct valuation recognize, recalculation of depreciation for the correct time period, and reviewing the disclosure for the compliance would all gain credit। कि अगर तुमने ये लिखे होते पॉइंट्स तुम्हारे को पूरे मार्क्स मिलते। casting the additions and agree to non-current asset register, agreeing additions to invoice to ensure in company to ensure, इन्होंने भी गलत लिखा हुआ इन कंपनी नेम, टू एंश्योर दैट एसेट्स आर इन कंपनीज नेम एंड करेक्ट वैल्यू इज रिकॉग्नाइज्ड। यही प्रोसीजर्स हमारे, तुम देखो यही प्रोसीजर्स जो थे मेजरली हमारे को चैट जीपीटी ने भी बताए थे। ठीक है ना। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो तुम्हें वहां से मिल सकती हैं, एंड यू विल हैव टू रीड अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस लाइक दैट, देन ओनली यू विल कम टू नो व्हाट यू हैव टू आंसर। चलो इसके बाद नेक्स्ट है, identify and explain three quality management deficiencies in approach adopted by Teal Company and provide a recommendation which would have addressed to each deficiency to ensure compliance। ये मैं कहूंगा कि इसका आंसर एक बार रीड कर लेना, तुम्हें क्लियर हो जाएगा, क्योंकि ये स्पेसिफिक केस पे बेस है, ये जनरल क्वेश्चन है, ये स्पेसिफिक केस पे बेस है। तो ये जो तुम आंसर देखोगे जब इसका, तो वहां से इसको कर लेना, तुम्हें समझ आ जाएगा, इसमें ऐसा कुछ खास नहीं है। Next, define a significant deficiency in internal control and describe three matters the auditor should consider in determining whether the deficiency in internal control is significant। कि हमें पहले एक significant deficiency ढूंढनी है, एंड देन डिस्क्राइब करना है थ्री मैटर्स जो हमें देखने चाहिए, जिससे हम ये आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि डेफिशिएंसी जो इंटरनल कंट्रोल में है वो सिग्निफिकेंट है या नहीं। So this is a knowledge requirement and has been tested in previous exam sessions। काफी बार ये ऐसे questions test हुए हैं previous exam में। Some knowledge requirements such as this one have an opening statement, sometimes reference to as international standard on auditing, and this is useful for setting the scene and providing clarification on the aim of question requirement। So it's a kind of a direct question। In this question, candidates were required to define a significant deficiency of internal control for 1 mark and describe matters in determining whether a deficiency is significant for 3 marks। यहाँ पे in part A, very few candidates were able to provide the definition of significant deficiency, which was disappointing as ISA 265 is the key standard for the syllabus area for internal control। In requirement, रुको, वेरी फ्यू कैंडिडेट्स वर एबल टू प्रोवाइड डेफिनेशन ऑफ सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी। तो बेसिकली अच्छा डिफाइन करना है ना हमें, डेफिनेशन बच्चे नहीं कर पाए थे। डेफिनेशन वर्ड टू वर्ड नहीं चाहिए हमें, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो चलेगा, बट मतलब तुम इसको एक्सप्लेन कर सकते हो। A commonly awarded point was leading to material misstatement. However, this would only gain half mark as this is too brief. To gain additional half mark, candidates need to further the likelihood of deficiencies leading to material misstatement in future financial statement। तो अगर हमें पूरा पॉइंट अपना लिखना है, ठीक है ना, कि अगर हमें ये देखना है कि कौन सी डेफिशिएंसी सिग्निफिकेंट है या नहीं, तो जस्ट राइटिंग लीडिंग टू मटेरियल मिसस्टेटमेंट इज नॉट द राइट आंसर। द लाइकलीहुड ऑफ द डेफिशिएंसी लीडिंग टू मटेरियल मिसस्टेटमेंट इन फ्यूचर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो इस तरह से हमें एक्सप्लेन करना पड़ेगा, ये लर्निंग वाले पार्ट, ठीक है ना, ये लर्निंग वाले पार्ट है। और यहाँ पे इन्होंने क्या बोला हुआ है, थ्री को इन्होंने स्पेसिफिकली हाईलाइट किया है कि तुम्हें थ्री ही देने हैं, उससे ज्यादा नहीं देने, उससे कम नहीं देने। It is also important that candidates pay attention to any elements of the requirement which are emphasized. In this session, the word three is in capitals. This was specifically done to focus candidates so that they would not provide only three well-described procedures. Additionally, there was a note under requirement which stressed at scenario did not need to be referred in answering the requirement। अब देखो इन्होंने क्या बोला हुआ है कि सिनारियो से रेफर हमें नहीं करना, हमें ये सिनारियो से रेफर नहीं करना। इसमें क्वेश्चन में नहीं बताया हुआ, बस एग्जाम में है ये कि डोंट रेफर टू सिनारियो।
अब इसका भी अगर तुम आंसर चेक करना चाहते हो, देखो एसीसी की साइट पे तो होगा ही डेफिनेटली इसका आंसर। लास्ट टाइम मैं एक बार अपने जीपीटी में इसका आंसर भी चेक कर लेता हूँ, बिकॉज आई वॉन्ट टू डू इट लाइव, ताकि तुम्हें भी ट्रस्ट हो जाए कि हाँ केस सही है कि नहीं, और मुझे भी ट्रस्ट हो जाए कि मेरा काम ठीक हो रहा है कि नहीं हो। ये आ गया। अच्छा, मैंने स्क्रीन शेयरिंग नहीं करी अभी। मैंने यहां से इसको कॉपी कर लेता हूँ। इधर गया, इधर पेस्ट, एंटर। ये देखो, सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी इन इंटरनल कंट्रोल इज अ डेफिशिएंसी और कॉम्बिनेशन ऑफ डेफिशिएंसी इन इंटरनल कंट्रोल दैट द ऑडिटर्स प्रोफेशनल जजमेंट in the audit it is important enough to merit the attention of those charged with governance। थोड़ा सा इसने टिपिकल लैंग्वेज में बता दिया। बेसिकली मतलब ये है कि सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी इन इंटरनल कंट्रोल वो होगी या जिसके कॉम्बिनेशन में हमें लगता है कि इट वुड बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पीपल या दोज चार्ज विद गवर्नेंस, उनके लिए जानना बहुत जरूरी है। सो दैट शुड बी सिग्निफिकेंट। So three matters auditors should consider while determining whether deficiency is significant: likelihood of misstatement, the probability that deficiency could lead to material misstatement in the financial statement, magnitude of potential misstatement, the size of potential misstatement that could result from deficiency, could be qualitative and quantitative factors, pervasiveness of deficiency, whether deficiency affects multiple accounts, transactions, or control, indicated broader impact in the financial statement। मैंने जो कोशिश करी है इसमें जो अपने जीपीटी में आंसर्स देने की, दे शुड बी सिंपल लैंग्वेज विद पॉइंट्स। ये सारे पॉइंट्स में तुम्हें आंसर देगा, पैराग्राफ फॉर्म में कोई आंसर नहीं देगा। सो दैट यू गेट टू नो कि पॉइंट्स क्या हैं, जो हाईलाइट्स हैं, कि एक पॉइंट ये आ सकता है, एक ये आ सकता है, एक ये आ सकता है। तो दिस इज हाउ यू कैन राइट द आंसर फॉर 4 मार्क्स। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब मैं वो चैट जीपीटी पर नहीं करूंगा, मुझे ट्रस्ट हो गया उस पर, वो आंसर ठीक दे रहे हैं। अब उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। In respect of the system of internal control of Francisco Company, identify and explain three direct controls which auditor may seek to place reliance on, and describe a test of control the auditor should perform to assess if each of these direct control is operating efficiently। कि कौन से कंट्रोल्स ठीक चल रहे हैं जिन पे हम रिलाय कर सकते हैं, और उनको टेस्ट कैसे करेंगे कि वो ठीक चल रहे हैं कि नहीं चल रहे। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है? इट इज इंपॉर्टेंट दैट हैविंग रेड द क्वेश्चन रिक्वायरमेंट, candidates take time to ensure they fully understand what the requirement involves। This session, there were a number of candidates who mixed up their deficiencies and controls and provided direct controls which are not complete and therefore were deficiencies। कि उन्होंने deficiencies हमें यहाँ पे नहीं बतानी, deficiencies वाले पॉइंट तो गलत हो जाएंगे, हमें बताने कौन से कंट्रोल सही हैं जिन पे हम रिलाय कर सकते हैं, उनको टेस्ट कैसे करेंगे बस। लेकिन डेफिशिएंसियां नहीं बतानी हमें, क्योंकि अगर कोई डेफिशिएंसी है उसको तो हम टेस्ट ही नहीं करेंगे, उसको तो ठीक करेंगे हम। कौन से कंट्रोल ठीक चल रहे हैं ये बता रहे हैं, बच्चों ने डेफिशिएंसीज वाले पॉइंट बता दिए। The first step in tackling a question requiring both direct control and deficiencies for the same internal control system, such as in Francisco Company, is to read through whole scenario in full. This gives an understanding of what the potential answer points for both direct control and deficiencies। It is critical to be able to identify different controls and deficiencies। तो ये बेसिकली ये बता रहे हैं कि हमें डेफिशिएंसी और कंट्रोल्स जो सही चल रहे हैं उनके बीच में डिफरेंस आइडेंटिफाई करना है। For example, in this scenario, we were told that purchase invoices are matched to a copy of relevant purchase order, and these are two documents passed to the finance director for authorization। तुम्हें लगेगा कि ये कंट्रोल सही चल रहा है, इसको हम टेस्ट कैसे करेंगे, बट ये डेफिशिएंसी है। Candidates would not gain credit in this direct control requirement for stating that purchase invoices are matched to order prior to being authorized, as
invoices should also be matched to goods received note, and this is a deficiency which should have been listed in part C deficiency. तो हमें देख के लग रहा है कि ये कंट्रोल सही है, बट दिस इज नॉट अ राइट कंट्रोल, दिस इज अ डेफिशिएंसी। इस पे हम रिलाय कर ही नहीं सकते क्योंकि जीआरएन ही चेक नहीं हो रहा है, जीआरएन से इसको मैच ही नहीं कर रहे हैं। तो यहां पे मिक्सिंग बहुत होती है। इसके लिए भी देखो इन्होंने लास्ट में बताएंगे कौन कौन से क्वेश्चन तुम प्रैक्टिस कर सकते हो। देखो इसके लिए भी बताया हुआ है कि कौन कौन से क्वेश्चन तुम प्रैक्टिस कर सकते हो। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि हमें आइडेंटिफाई बहुत जरूरी है करना कि क्या कंट्रोल सही चल रहे हैं और क्या डेफिशिएंसी है। डेफिशिएंसी वाली डेफिशिएंसी में बताएंगे, जो सही चल रहे हैं उनको हम यहां बताएंगे। रिमेनिंग जो पार्ट है यू कैन रीड इट, इसमें कुछ खास नहीं है। आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन 5 डेफिशिएंसीज, ये वही 5 डेफिशिएंसीज आ गई, ठीक है ना। एंड प्रोवाइड अ कंट्रोल रिकमेंडेशन टू एड्रेस दीज डेफिशिएंसीज। तो ये बेसिकली रिस्क की तरह ही आती है डेफिशिएंसीज। अब यहाँ पे एक पॉइंट क्या है, in this session, a number of candidates identified irrelevant deficiencies which did not exist in this scenario. For example, purchase order should be 4 part. However, this was not a deficiency as scenario stated orders were multi-part. तो पॉइंट क्या है, पॉइंट था कि परचेज ऑर्डर जीआरएन से मैच नहीं हो रहा, दैट वाज अ डेफिशिएंसी। लेकिन परचेज ऑर्डर वाज 4 part, ठीक है ना, तो ये कोई डेफिशिएंसी नहीं है, इट इज नॉट अ डेफिशिएंसी। So it can only be assumed that candidates has learned deficiencies from other questions and provided them with their answers even though irrelevant। कि रट्टा मार लिया पुराने क्वेश्चन से या बुक से, वही यहां पे लिख दी कि इट शुड बी 4 part बस। बट जब क्वेश्चन में ऑलरेडी लिखा हुआ है कि वो इट्स अ मल्टी पार्ट, तो 4 भी हो सकते हैं 5 भी हो सकते हैं, तो वो सही है, दैट इज नॉट डेफिशिएंसी। Performance in this requirement was disappointing, with a significant number of candidates failing to provide 5 valid deficiencies. This was partly because some deficiencies were incorrectly identified as direct control. For example, payroll system automatically calculates gross pay to net pay and produces pay slips which are emailed to employees. अब ये जो सिस्टम है, दिस इज अ डेफिशिएंसी। क्यों? क्योंकि सिस्टम ऑलरेडी ये काम कर रहा है जिसको कोई ऑथोराइज नहीं कर रहा, कोई चेक नहीं कर रहा। If the payroll system calculate pay and then send pay slip, this means the calculation are not checked and the risk of system error is not addressed. In addition, some direct controls to managers through the use of password, अब देखो, some direct controls were incorrectly provided with deficiencies. For example, access to standing data is restricted to manager through the use of a password which is changed monthly। कि पासवर्ड जो था एक ही मैनेजर को दिया हुआ था इसका एक्सेस, और वो पासवर्ड मंथली चेंज होता था। दिस इज अ कंट्रोल जिस पे हम रिलाई कर सकते हैं कि हर महीने पासवर्ड चेंज हो रहा है, सिक्योरिटी अच्छी है। उन्होंने इसको डेफिशिएंसी बना दिया। Some candidates believe this was a deficiency as changing the password on a monthly basis was not sufficiently frequent and should be done daily, or that only allowing manager access to payroll standing data could cause issues if manager were ill। ये क्या है, ये ऐसे चीज नहीं करनी हमें। तभी एग्जामिनर रिपोर्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वो यही बताता है कि बच्चे क्या चीज लिख के आ रहे हैं। ये किसी बच्चे ने स्पेसिफिकली, बहुत सारे स्टूडेंट ने नहीं लिखा होगा, एक आधे बच्चे ने ही आंसर लिखा होगा, उन्होंने उसी का पकड़ लिया कि क्या सोच के उन्होंने आंसर दिया। मतलब ऐसा नहीं है इसी सीए में कि तुम्हारे आंसर्स को ये रीड नहीं करते। इससे तुम्हें क्या समझ आ रहा है, अगर तुमने कोई क्वेश्चन का आंसर दिया है ना, तुम्हारा एक एक वर्ड पढ़ेंगे, एक एक चीज को पढ़ा जाएगा, इन डेप्थ पढ़ा जाएगा, ठीक है ना, एक एक चीज को पढ़ा जाएगा, इन डेप्थ पढ़ा जाएगा। गाइस जस्ट गिव मी 1 सेकंड, आई थिंक एफआर के स्टूडेंट आ चुके हैं। जस्ट गिव मी 1 सेकंड, मेरी एफआर की भी क्लास थी 3 o'clock। ज्वाला, दिस इज अ क्लास अभी जो हमारी है, दिस इज फॉर डबल ए की क्लास चल रही है। तुम्हारी एफआर की क्लास का टाइम 3 था या 3:30 था? ज्वाला, मैं एक बार चेक करूँ, एफआर का टाइम 3 बजे तो नहीं था? जरूर हो गई, एक सेकंड गाइस। एफआर,
3:30 है, 3:30 है क्लास, ठीक है, आई हैव टाइम। तो देखो इसका मतलब है दे रीड देयर योर आंसर्स, एक एक आंसर तुम्हारा इन डेप्थ पढ़ा जाएगा। ज्वाला यू कैन स्टे हियर, पता चल जाएगा ऑडिट में, आई एम जस्ट डिस्कसिंग द एग्जामिनर रिपोर्ट। तो बेसिकली सारे आंसर्स तुम्हारे यहाँ पे पढ़े जाएंगे, एक एक चीज पढ़ी जाएगी, एंड दे विल सी कि तुमने कैसे आंसर दिया है। मतलब अगर उनको लग रहा है कि तुमने आंसर सही दिया है, वर्ड्स टेढ़े मेढ़े हैं, कोई बात नहीं, लेकिन इररेलीवेंट चीजों को दे कैन नॉट एक्सेप्ट और उसके मार्क्स नहीं मिलेंगे। नेक्स्ट, having identified deficiencies, candidates are required to explain the implication टू दी बिजनेस। उस डेफिशिएंसी का बिजनेस में क्या इंपैक्ट होगा वो बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल, अ वैलिड एक्सप्लेनेशन फॉर द डेफिशिएंसी लाइक ऑटोमेटिक पेरोल कैलकुलेशन नॉट चेक, इसका आइडेंटिफिकेशन तुम्हें हाफ मार्क मिलेगा। would have been systems error may not be identified leading to under overpayment of wages, के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या इशू आएगा, बिजनेस में क्या इशू आएगा, वो चीज हमें साथ में बतानी पड़ेगी। नॉट जस्ट कि हमने बता दिया कि वो चेक नहीं करते, हमने डेफिशिएंसी बता दी, बट ये भी बताना जरूरी है कि वो डेफिशिएंसी क्यों है। Answer which just stated payroll calculation may not be correct would not have gained credit, as this does not state the system generated error may be missed or the impact on wages paid to the employees। ठीक है ना, इन्होंने बस ये क्या बोला है, इन्होंने बोल दिया पेरोल कैलकुलेशंस मे नॉट बी करेक्ट। ठीक है ना, मे नॉट बी करेक्ट, दिस इसके तो कोई मार्क्स नहीं मिले। जिन स्टूडेंट ने लिखा पेरोल कैलकुलेशंस आर नॉट चेक, उसका आधा मार्क मिल गया कि हाँ दिस इज अ डेफिशिएंसी, कि वो चेक नहीं की। पेरोल कैलकुलेशन में नॉट बी करेक्ट, इसका कोई मार्क नहीं मिला कि पहले डेफिशिएंसी तो बताओ। तुम डेफिशिएंसी भी नहीं बता रहे ना, तुम ये बता रहे हो इसका बिजनेस में क्या इंपैक्ट पड़ेगा। पेरोल कैलकुलेशन में नॉट बी करेक्ट, उसका बिजनेस में क्या इंपैक्ट पड़ेगा कि वेजेस कम ज्यादा होंगी, एक्सपेंसेस कम ज्यादा होंगी, ये चीज। तो इस चीज पे ज्यादा फोकस हमें करना पड़ेगा। देन ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें भी इन्होंने सेम वही चीजें बताई हुई हैं, कुछ खास इसमें और नहीं है। ये सेम वही चीजें हैं जो मैं तुम्हारे को ऑलरेडी बता चुका हूं। यू कैन गिव इट अ रीड, एक बार अच्छे से टाइम लगा के इसको पढ़ सकते हो। ठीक है, मैं तुम्हारे को आई आई शेयर दिस, मैं तुम्हारे साथ ये शेयर कर दूंगा अभी आफ्टर द क्लास, या आई जस्ट डू इट राइट अवे। मैं तुम्हारे साथ ग्रुप में शेयर कर लेता हूँ, सो दैट तुम एक बार ये पढ़ लो, और पढ़ के तुम्हारे को एक समझ आ जाए कि बेसिकली क्या तुमसे एक्सपेक्ट किया जा रहा है। इसके बाद, इस एग्जामिनर रिपोर्ट के बाद तुम्हारे को मोस्ट लाइकली विद इन 3 to 4 days आई विल गिव यू अ वीडियो ऑफ योर जो प्री मॉक है। प्री मॉक जो है तुम्हारा सितंबर वाला, मैं उसकी एक वीडियो बनाऊंगा पूरी, सेक्शन ए और सेक्शन बी की, एंड वो वीडियो आई शेयर इट विद यू। ठीक है, वो वीडियो मैं पूरी शेयर करूंगा। सेक्शन बी के क्वेश्चन के लिए व्हाट आई वुड डू, सेक्शन बी के क्वेश्चन के लिए पहला पॉइंट मैं ये करूंगा कि मैं क्वेश्चन में चीजें कैसे ढूंढनी है, क्या क्या पॉइंट्स निकल सकते हैं, रिस्क कैसे आइडेंटिफाई करना है, वो सारी चीजें मैं तुम्हारे को क्वेश्चन से समझा दूंगा। ठीक है, वो सारी चीजें मैं तुम्हें क्वेश्चन से समझा दूंगा। उसके जो आंसर्स लिखने हैं सेक्शन बी वाले, वो आंसर्स आई विल यूज माय जीपीटी, क्योंकि आंसर देखो मैं खुद टाइप करूंगा, फिर बात वही पड़ेगी। मेन जो होता है कि क्वेश्चन में लिखना क्या है, वो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे रिस्क वगैरह, वो सारे तुम्हारे को मैं यहाँ से एक्सप्लेन करके बता दूंगा कि कैसे हम रिस्क को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो सेक्शन ए पूरा सॉल्व करवाऊंगा, सेक्शन बी पूरा समझाऊंगा एक एक पॉइंट, और उसके जो आंसर होंगे, हाउ टू राइट द आंसर, वो मैं जीपीटी से निकाल के तुम्हारे को साथ ही बताता रहूंगा। दिस इज हाउ आई विल गिव यू अ वीडियो ऑफ प्री मॉक फॉर सितंबर, सो दैट यू नो कि किस टाइप का एग्जाम में क्वेश्चन लेवल तुम एक्सपेक्ट कर सकते हो। बाकी मेरे को जस्ट 1 मिनट दो, मैं शेयर कर दूं तुम्हारे साथ। इन चीजों का ध्यान रखना, इस रिपोर्ट को अच्छे से पढ़ लेना, वर्ड टू वर्ड पढ़ लेना, और प्रीवियस जो रिपोर्ट्स तुम अगर चाहते हो एक दिन लगा के कर लो, इट्स अ गुड थिंग। प्रीवियस रिपोर्ट्स में उसमें सिर्फ सेक्शन ए के क्वेश्चन पे फोकस करना, बी मत देखना, क्योंकि बी में तुम्हें यहां से सारा पता चल गया है। तो बेसिकली तुम्हारा कंट्रोल भी यहाँ पे कवर हो गया, रिस्क भी कवर हो गया, सब्सटैंसिव प्रोसीजर। तो क्या चीज तुम्हें लिखनी है वो तुम्हारे को यहाँ ऑलरेडी एसीसी ने बता दिया कि कैसे कैसे तुम्हारे को मार्क्स मिलेंगे, कैसे कैसे तुमसे एक्सपेक्ट किया जाएगा, तुम क्या लिखो। तो ये ऑलरेडी यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया, तो यू डोंट नीड टू रीड सेक्शन बी वाला पार्ट, लेकिन ए वाला पार्ट पिछले 3-4 एग्जामिनर रिपोर्ट्स पढ़ लेना, सो दैट तुम्हारे को जो एसीसीए में सेक्शन ए के क्वेश्चंस आए हुए हैं वो तुम्हें पता चल जाए, एंड यू गेट टू नो कि एसीसीए किस लेवल के क्वेश्चंस पूछते हैं। क्योंकि एसीसीए कभी भी नॉर्मली अपने सेक्शन ए रिवील कहीं नहीं करता। तुम अगर प्रीवियस ईयर्स में भी जाओ क्वेश्चंस में, हमेशा सेक्शन बी के क्वेश्चंस आते हैं, ए के कहीं नहीं आते।
यहाँ पे लेकिन ए के आते हैं, सो वी कैन यूज इट टू द फुलेस्ट। ये सारे कर लेना। आई एम जस्ट शेयरिंग दिस विद यू। किसी स्टूडेंट को कोई डाउट है तो प्लीज मुझसे पूछो अब। Yes, sir, एक doubt है. पूछो इशिका। Sir, is it necessary that the risk or deficiency we have identified in the question to write in the own language, or we can just copy paste it and explain it in brief? हाँ नहीं देखो, रिस्क जो आइडेंटिफाई करना है, आइडेंटिफाई तो तुम कॉपी पेस्ट ही करोगे। वो इसमें एक जगह था ना कि आइडेंटिफिकेशन वो कॉपी पेस्ट ही होगी तुम्हारी। Okay. उसके बाद आइडेंटिफाई, उसको explain कर देंगे what is हाँ the impact of वो that. तुम्हें कॉपी पेस्ट ही करना है एंड बताना है व्हाई दैट वुड बी अ रिस्क या व्हाई दैट वुड बी अ डेफिशिएंसी। वो एक्सप्लेनेशन तुम्हारे को बतानी पड़ेगी। आइडेंटिफाई करने का हाफ मार्क मिलेगा, इसको एक्सप्लेन करने का हाफ मार्क मिलेगा, और 1 मार्क मिलेगा रिस्पॉन्स का। Okay, sir. सर एक इसको डाउट डाउट था. है? यस पारल। सर सर मुझे सर मुझे एक डाउट पारल था तुम्हारी एक्चुअली. पारल तुम्हारी वॉइस ब्रेक हो रही है, एक बार दोबारा बोलोगे प्लीज। हेलो. हाँ पारल। सर एक्चुअली ना मेरा सिलेबस तो पूरा खत्म हो गया था, ठीक है। बट मैंने ना बीच में अपना बी सेक्शन के क्वेश्चंस रीड वीड करना और जो भी ए सेक्शन के थोड़े पुराने चैप्टर्स के जो आपने होमवर्क दिए थे वो पूरा कंप्लीट करना, और जो 11 to 17 चैप्टर्स के बीच की एक्टिविटीज हैं मैंने वो सब कर लिया था। तो अच्छा अभी मेरी बस फर्स्ट 10 चैप्टर्स की रिवीजन बची है, तो अब वो पहले मैं रिवीजन करूं या फिर पहले पुराने जो चैप्टर कर चुका हूं उनकी जो एसीसीए में वो है प्रैक्टिस क्वेश्चंस वो प्रैक्टिस करूं। नहीं, मुझे समझ नहीं आया तुम क्या कह रहे हो। दोबारा पूछो एक बार, डाउट अपना क्लियरली पूछो। मैं ये कह रहा था सर कि जैसे जो मेरे फर्स्ट 10 चैप्टर्स हैं मेरी उनकी अभी रिवीजन नहीं हुई है अच्छे से। हाँ मतलब मुझे याद है बट एक बार मेरे को रिवीजन करनी है उनकी। तो पहले मैं वो ठीक है। करूं या फिर जो भी मैं फर्स्ट लास्ट 11 to 20 चैप्टर तक वो कर चुका हूँ तो उसके प्रैक्टिस क्वेश्चन करूँ स्टडी हब से। दोनों चीजें साइमल्टेनियसली करो। अपने दिन का आधा टाइम लगाओ तुम्हारे को जो प्रीवियस चैप्टर्स है उनकी रिवीजन का, विच यू कैन डू फ्रॉम माय मैराथन वीडियोस। ओके सर। ठीक है ना? जो मेरी मैराथन वीडियोस है उन मैराथन वीडियोस को तुम यूज करके वहां से यू कैन रिवाइज। इनफैक्ट सारे स्टूडेंट्स मेरी मैराथन वीडियोस को यूज करके अपने चैप्टर्स रिवाइज कर सकते हो। यू विल नॉट नीड टू लाइक बुक में से बार बार पढ़ने का। मैराथन वीडियोस एंड नोट्स आर सफिशिएंट। वहां से तुम अपनी, तो हर रोज का टारगेट बना लो कि इन 5 डेज तुम्हारे को प्रीवियस 10 चैप्टर्स की रिवीजन करनी है। हर रोज के 2 चैप्टर की वीडियो देखनी है और नोट्स में से रिवाइज करना है। और नेक्स्ट तुम्हारा जो है हाफ पार्ट ऑफ योर डे शुड बी यूटिलाइज फॉर दी प्रैक्टिस क्वेश्चन ऑफ सेक्शन बी ऑफ टू 11 to 20 चैप्टर। ओके सर। सर एक और डाउट था कि वो जो आपने मॉक एग्जाम रखा हुआ था वो 23 से ही स्टार्ट है। हाँ वो ट्वेंटी तो थ्री सर से वो, स्टार्ट है, बट इट्स नॉट लाइक 23 को ही देना है। तुम वो एग्जाम बाद में भी दे सकते हो, इट विल बी ओपन। बट सर वो आप चेक कर दोगे क्योंकि लास्ट टाइम भी वही हुआ था, मैंने थोड़ा लेट दिया था मॉक एग्जाम और मेरा चेक नहीं हुआ था, मतलब हुआ था बट। नहीं, इस बार हो जाएगा चेक। इस बार हमारे साथ भी ऑल्सो हैव मोनिस ना। हाँ जी। तो क्योंकि मैं देखो जैसे पिछले 1 वीक से आई वाज वर्किंग ऑन जिस चैट जीपीटी प्लस, इसमें अभी और चीजें मेरे को डालनी है। तो आई वॉज हाँ जी। वर्किंग हाँ ऑन जी। दैट। थोड़ा इस पे भी चलेगा, बट दैट्स वाई मैंने मोनिस को अपने साथ रखा है इस बार, कि जो भी चीजें हैं वो तुम्हारे से डिस्कस भी करेगा, तुम्हारे क्वेश्चंस भी वो चेक कर सकते हैं। एंड मैं भी हूँ ऑफ कोर्स, आई विल ऑल्सो चेक दी क्वेश्चंस। तो इस पर जो भी स्टूडेंट मॉक करेगा सॉल्व, आई विल ऑल्सो चेक दैट। मैं पूरा टाइम निकाल के वो चीज करूंगा। ओके सर। सर और जो वो जो बी सेक्शन के क्वेश्चंस की लेक्चर्स हुए थे जो सर ने लिए थे दूसरे, हाँ वो सर मैंने अटेंड नहीं करी थी, तो वो तो रिकॉर्डेड है? रिकॉर्डिंग देख लो उनकी। रिकॉर्डिंग है उनकी, रिकॉर्डिंग देख लो। कहाँ पे है सर वो? ऐप में ही होंगी, मैं एक बार देखता हूँ कि मुझे पता नहीं वो रिकॉर्डिंग कहाँ रखी है। आई लास्ट मीना, या फिर तुम एक बार ग्रुप पे वैसे टैग कर देना मीना को कि कैन यू प्लीज टेल मी वेयर आर दी रिकॉर्डिंग्स ऑफ क्लासेस विच आर टेकन बाय मोनिस। ठीक है सर। थैंक यू सर। यस फरीहा। सर जो डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं वो उसकी प्रैक्टिस कैसे करनी है? लाइक आई ट्राइड प्रीवियस पेपर्स बट वो मुझसे मगिंग नहीं नहीं, हो पा डायरेक्ट रही सी, है। डायरेक्ट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस तुम प्रीवियस पेपर से नहीं कर सकते। आई टेल यू व्हाई। बिकॉज डायरेक्ट क्वेश्चन इज लाइक लर्निंग। ठीक है ना? अब जैसे यस सर। क्वेश्चन हमने जो देखा था अभी, इट्स लर्निंग और कॉन्सेप्चुअल। तो उस डायरेक्ट क्वेश्चन तुम्हें नोट्स में से ही पढ़ने पड़ेंगे बार बार।
तो तुम्हें जो बेसिकली क्या है, तुम जो प्रीवियस जो क्वेश्चंस प्रीवियस अटेम्प्ट जो हैं वहां से तुमने डायरेक्ट क्वेश्चंस देख लिए क्या है, मेजरली तुम्हें आइडिया हो गया होगा कि डायरेक्ट क्वेश्चन किस टॉपिक में से कहाँ कहाँ से आ सकते हैं। तो तुम्हें जो नोट्स, जैसे मेरे नोट्स जो हैं ऑडिट के, उन नोट्स में से थॉरली जो जो पॉइंट्स है, जो डायरेक्ट क्वेश्चन तुम्हें लग रहे हैं आ सकते हैं, उनको एक बार अच्छे से पढ़ के लर्न करना पड़ेगा। तो प्रीवियस ईयर से तुम उसको लिंक नहीं कर सकते, बिकॉज अगर एक क्वेश्चन 3 अटेम्प्ट्स में आया हुआ है तो तीनों केस में उनके आंसर्स अलग तरीके से लिखे होंगे, तो तीनों अलग Yes. तरीके से पढ़ोगे, यू विल गेट कंफ्यूज। सो बस ये देखो डायरेक्ट क्वेश्चंस किस किस टाइप के आ सकते हैं, क्योंकि कुछ फिक्स नहीं है, कहीं से भी आ सकता है। मैं तुम्हें लिस्ट बना के दे दूं कि इन चैप्टर्स के डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, अभी ठीक रहेगा, लेकिन हो सकता है कहीं और से आ जाए। तो डायरेक्ट क्वेश्चन जो है तुम्हारे, वो बट तुम्हारे इतनी को सारी नोट्स में से चीजें ही हैं। एक बार इससे रिवाइज करने पड़ेंगे। यस सर, बट इतनी सारी चीजें उसमें से क्या लर्न करना है तो क्या देखो नहीं करना है। कॉन्सेप्ट देखो, इट्स टू बी लर्न कॉन्सेप्चुअली। तुमने एफआर भी करा है ना, तुमने यस नॉलेज सर, लेवल की एग्जामिशन ली थी या यू डिड नॉलेज लेवल एग्जाम्शन थी सर। एग्जामिशन ली थी? तो जैसे एफआर में तो चलो इतनी थ्योरी नहीं थी, बट नॉलेज लेवल के सब्जेक्ट्स में थ्योरी है। तो नॉर्मली जैसे 11th 12th में बीकॉम में इतनी सारी थ्योरी हम पढ़ते थे ना, कि कहीं से कुछ भी आ सकता है, सेम हैपन्स है। तो यू हैव टू से कहीं से कुछ भी आ सकता है, बट गुड पार्ट इज कि तुम्हें रट्टा नहीं मारना है किसी भी चीज का, कॉन्सेप्चुअली समझो चीज। कि कोई भी, अब जैसे तुम्हारा यही वाला पार्ट था कि सिग्निफिकेंट सिग्निफिकेंस वाला जो हमारा क्वेश्चन था अभी जो आया था, तो तुम्हें पता है कि यस। ये जो मैटर्स हैं हमारे, वो मैटर्स कौन से होते हैं? वो मैटर्स वो होते हैं जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हमें मिलते हैं और जिनसे यूजर्स पे जो यूजर्स के ऊपर उसका इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो दोज आर मैटर्स, सिग्निफिकेंट मैटर्स। तो और 3 मैटर्स क्या हो सकते हैं ये? तो इस तरह से तुम्हारे को समझना पड़ेगा, एंड देन यू हैव टू कन्वर्ट इट इन योर वर्ड्स। यू डोंट हैव टू राइट एग्जैक्टली बुक में से। हर टॉपिक का कॉन्सेप्ट तुम्हें समझ आना चाहिए कि इसका कॉन्सेप्ट क्या है। कॉन्सेप्ट समझ आ गया, देन यू कैन फ्रेम इट इन योर लैंग्वेज। ठीक है ना? ओके सर। यस सर। यस हितेन। सर ये तो डाउट था कि जो आपने वो टॉपिक पढ़ाया था ना, एंगेजमेंट लेटर वाले, जिसमें जो एंगेजमेंट लेटर के कंपोनेंट्स होते हैं, तो हाँ, सर वो नोट्स में इतने सारे नहीं है, बट मैंने वो थ्योरी क्वेश्चन पढ़ा था डायरेक्ट, उसमें बहुत सारे लिखे हुए थे। तो वो क्या बुक से ही पढ़े फिर वो वाले एक बार सारे? दोबारा पूछो, क्वेश्चन क्या कह रहे हो? सर एंगेजमेंट लेटर के कंपोनेंट्स जो होते हैं, आपने आता है ना, सिर्फ समझ लो सारे आते नहीं, जरूरत नहीं है। जो आपने नोट्स भी दिए हैं उसमें भी 2-3 ही है, हाँ हाँ। पर एक क्वेश्चन था डायरेक्ट, उसमें 5-6 लिखे हुए थे जो बुक से डायरेक्ट टॉप पेज था आंसर। उस तो फिर क्वेश्चन में क्या उसको लिखा बुक हुआ से था क्या? कि एंगेजमेंट लेटर के पॉइंट्स बताओ क्या क्या होते हैं उसमें? यस सर। तो बुक में जो पॉइंट्स यस है, सर। एक बार उसमें से 6-7 पॉइंट्स लर्न कर लो बस। ओके। तो उस केस में और जो सर बुक है आप उसमें मोनिश सर से छह बोल सात सकते हैं पॉइंट्स कि, लर्न कर लो। ओके। ठीक है, क्या पूछ रहे हो और क्या बोल रहे हो, और मोनिश सर से सर क्या आप बोलना है? मोनिश सर को बोलते हैं सब्सटैंसिटी क्लास भी ले सकते हैं, सब्सटैंसिव प्रोसीजर भी क्लास ले ले जल्दी। मैं बात कर लेता हूँ मोनिश से। आई विल जस्ट हेलो। मैसेज इन द ग्रुप। आई विल जस्ट जैसे भी, मैसेज इन द बिकॉज ग्रुप बाकी एंड आई विल दोनों भी आस्क हिम काफ़ी टू। सही थे सेशंस, क्योंकि उससे काफ़ी थोड़े आइडिया मिल गया था क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का, तो वैसे आई विल आस्क हिम, सब्सटैंसिव वो भी हो जाएगा। सब्सटेंसिव प्रोसीजर की भी क्लास कर लेगा। आई विल जस्ट आस्क हिम। सो यस मुझे एक सर। और सर, स्पेसिफिक क्वेश्चन में एक सेकंड हर्ष, सॉरी हर्ष एक सॉरी मिनट, यस हितेन। और सर ये जो एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं, इनकी प्रैक्टिस क्या, प्रैक्टिस हब से रिवाइज करते रहे बार बार, लाइक काफ़ी काफ़ी न्यू न्यू एमसीक्यू टॉपिक्स भी है प्रैक्टिस। यस सर, जो डायरेक्ट क्वेश्चन, जो एमसीक्यू क्वेश्चन आते सेक्शन ये वाले। अभी 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 ऐसे कर लो ना, मैंने बताया अभी, तो एग्जामिनर रिपोर्ट से कर लो, पिछले 6-7 एग्जामिनर रिपोर्ट उठा लो। यस वहां सर। पे तुम्हें हर एक में एक सिनारियो मिल जाएगा, और वो यस वाले सर। सिनारियोज हैं जो मेजरली बच्चों ने गलत करे। तो दैट यस सर। मीन्स जो सिनारियो वो उन्होंने नहीं बताया, वो बच्चों ने सही करे। यस सर। तो यस तुम सर। यहां से तुम्हारे को अगर 6 सिनारियोज भी मिल जाते, दैट इज मोर देन इनफ फॉर प्रैक्टिस। कंबाइंड, दीज आर कंबाइंड ना, चैप्टर वाइज तो है नहीं। यस सर। यस सर। तो ये सफिशिएंट रहेंगे। इसके अलावा आई डोंट थिंक सेक्शन ए की और प्रैक्टिस करने की जरूरत है तुम्हें। क्योंकि सर फोकस ऑन प्रैक्टिस सेक्शन में बी नाउ। काफ़ी सिलेबस, काफ़ी क्वेश्चन ऐसे जो टॉपिक्स पढ़े भी नहीं है, मतलब हैं ऐसे काफ़ी क्वेश्चंस वो हर जनरल है, टॉपिक बहुत में। सारी चीजें तुम्हें उसमें जनरल मिलेंगी, बहुत सारी चीजें हैं उसमें। उसमें बहुत एडवांस चीजें दी हुई है और काफी क्योंकि जनरल उसमें है एक वो। ऐसा, उसमें टॉपिक था ऑडिट प्रोग्राम क्या होता है, वो तो सर पूरा दिख लिया था, दिखा भी नहीं था वो टॉपिक। उसको जनरली समझो ना, जैसे प्लानिंग होता है, प्लानिंग एंड प्रोग्राम, ऑडिट प्रोग्राम क्या होगा, उस तरीके से समझ के आंसर दोगे ना, यू विल बी एबल टू आंसर इन सेक्शन ए इजिली। ऐसे बहुत टॉपिक्स मिलेंगे। सी ऑडिट इज अ वेरी वास्ट टर्म। ठीक है ना? अब ओके। ये जैसे ऑडिट प्लानिंग होती है, प्लानिंग में भी बहुत सारी चीजें। तो अगर तुम यस सर। काप्लान में पढ़ोगे, उसमें सिलेबस अलग होगा, कुछ 0.5%। बीपीपी में 5% चीजें एडिशनल होंगी, स्टडी हमें 5% ऊपर नीचे होगा। तो ये हमेशा एक्सपेक्टेड है कि होगा।
तो सर फिर ठीक है ना? बार तो बार तुम रिपीट ही कर ले उनको। सेक्शन ए के लिए आई वुड सजेस्ट कि जितनी भी तुम्हारी प्रीवियस एग्जामिनर रिपोर्ट हैं यस सर। उन रिपोर्ट पे वर्क करो, दैट इज मोर देन इनफ, और कुछ करने की जरूरत नहीं है। बस अब वही कर ले, और वो एग्जाम के हाँ, रिवाइज करने की जरूरत सेक्शन ही ए नहीं के है। लिए वो कर लो, और सेक्शन बी के लिए जो तुम्हारे पास्ट ईयर के क्वेश्चंस आए हुए हैं, पास्ट ईयर के जितने भी यस सर। क्वेश्चन है सेक्शन बी वाले, वो सॉल्व करने शुरू कर दो। इट इज मोर देन इनफ, इससे ज्यादा जरूरत नहीं है। और 3-4 दिन एग्जामिनर की बात, रिपोर्ट उसके रिवाइज बाद तो करने की मॉक्स ही जरूरत है। करने। एग्जामिनर रिपोर्ट मैंने अभी एग्जामिनर, बताया ना, एग्जामिनर रिपोर्ट तुम्हें सेक्शन बी वाली पढ़ने की सॉरी जरूरत नहीं सॉरी है, सॉरी क्योंकि सॉरी सर, एग्जाम किट, सॉरी सर, एग्जाम किट, सॉरी। एग्जाम एग्जाम किट किट रिवाइज तब करने की पढ़ो, जरूरत। एग्जाम किट तब पढ़ो अगर तुम्हें लग रहा है कि कोई एक आधा चैप्टर ऐसा है जिसमें मेरे को कमी आ रही है। जैसे तुमने सेक्शन ए के जब एग्जामिनर रिपोर्ट करे तो कोई चैप्टर्स ऐसे थे जिसके तुम्हारे आंसर्स गलत हो रहे हैं। जैसे अभी वाला एक टॉपिक, जैसे एम्फेसिस ऑफ ट्रू। मैटर वाला था, तो एम्फेसिस ऑफ मैटर यस की सर। और तो इसमें सबको पता है कि अच्छा इसमें कमियां आ रही, तो ये टॉपिक रिवाइज कर लो, यस इसके सर। चैप्टर रिवाइज कर लो, इसके क्वेश्चंस कर लो, लाइक दिस। जहां तुम्हें लग रहा है कि कमी ओके है, सर। या तो सिली मिस्टेक है तो ठीक है, चैप्टर ठीक है, लेकिन जहां तुम्हें लग रहा है कि नहीं कमी है, मेरे को ये टॉपिक समझ नहीं आया कि ऐसा क्यों करा इन्होंने, तो रादर देन आस्किंग मी, एक बार वो यस चैप्टर पहले रिवाइज कर लो, क्योंकि वहां पे डेफिनेटली वो चीज हमने कवर की होगी। ओके सर। यस हर्ष, यू वर आस्किंग समथिंग। सर मुझे एक स्पेसिफिक क्वेश्चन में डाउट है सेक्शन बी वाले स्टडी हब के, तो लाइक उसके एक लिए काम कर अगर सकते कोई हो हर्ष, फ्यूचर में डिस्कशन क्लास होगा। हाँ। नहीं तुम वो क्वेश्चन मेरे को ग्रुप में भेज देना, आई टेल यू व्हाई, बिकॉज अभी ना 3:30 आई हैव एफआर क्लास, और अभी ये रिकॉर्ड भी होगी सारी, मैं क्लोज करूंगा तभी ये रिकॉर्ड आएगी, वरना रिकॉर्ड नहीं हो पाएगी, वो एफआर के हाँ साथ ही हाँ लिंक हो वही। जाएगी। ठीक है ना? तो ओके तुम मेरे को चलेगा। वो जो क्वेश्चन है वो ग्रुप में भेज देना, स्क्रीनशॉट क्लिक करके भेज देना, आई विल चेक इट एंड मैं तुम्हारे को उसका पूरा एक रिस्पॉन्स बना के दे दूंगा। हाँ एंड सर बिसाइड्स दैट आप कोई भी एक सेक्शन बी वाला क्वेश्चन मेरा रिव्यू कर लेना आपको जब भी टाइम मिले, बिकॉज मुझे एक टीचर पर्सपेक्टिव चाहिए। सेल्फ इवैल्यूएशन में कर ही रहा हूँ सारे इसका। नहीं नहीं, मैं कर लूंगा, मैं भी कर लूंगा, मोनिस विल ऑल्सो डू इट, मैंने मोनिस को बोला हुआ है। मे बी एक्चुअली उसका भी हाँ हाँ। एग्जाम होगा सितंबर में, तो तो शायद या वो थोड़ा सा अभी वो पढ़ रहा होगा, बट आई आस्क हिम आल्सो, वो भी कर लेगा, मैं भी कर लूंगा, कोई टेंशन ना लो उस चीज की, यू विल गेट द रिप्लाई। अभी मैं बस थोड़ा सा इसमें अपने जीपीटी में थोड़ा सा बिजी चल रहा था, बट अब इट्स ऑलमोस्ट डन, तो अब आई विल बी वर्किंग ऑन दिस ओनली, सेक्शन बी क्वेश्चंस। ओके सर चलेगा। ठीक है ना? चलो भाई, सो अब नेक्स्ट क्लास विल प्लान, हम ग्रुप में डिस्कस करते हैं मेजरली। तो नेक्स्ट क्लास अब तुम्हारे को वीडियो ही मिलेगी, दैट इज फॉर दी प्री मॉक जो है तुम्हारा सितंबर वाला। एंड इफ रिक्वायर्ड क्लास किसी स्टूडेंट को होगी तो मुझे बता देना। एंड बाकी अभी फिर मॉक्स वगैरह होता है, उसके बाद विल हैव अ डिस्कशन, वो मैं तुम्हें बता दूंगा किस डेट पे वी विल हैव अ गुड डिस्कशन। ठीक है? चलो बाय गाइस एंड थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। आई नो कुछ स्टूडेंट्स नहीं ज्वाइन कर पाए थे, बट आई होप ये जो सेशन हुआ, इस सेशन से तुम्हारे को काफी सारी चीजों के बारे में पता चला, काफी सारी कमियां, काफी सारी गलतियां जो सेक्शन बी में बच्चे करते हैं जिसकी वजह से मार्क्स उनके कटते हैं, वो तुम्हें पता चला। क्योंकि ऑडिट एक ऐसा सब्जेक्ट है, इसमें अगर कोई बच्चा एक गलती ऐसी करता है तो वो हर टाइप में ऐसी गलतियां करता फिरेगा कि उसको यही नहीं पता होगा कि ये चीज गलत है, और उससे होगा क्या, उसके हर जगह पे मार्क्स कटेंगे और वो 50 to 40 की रेंज में रह जाएगा या रह जाएगी। तो तुम्हें वो चीज नहीं करनी, यू हैव टू रीड दी आंसर, ताकि तुम्हें ये समझ आए कि आंसर में क्या क्या चीजें हैं, और तुम्हें अपना आंसर किस तरह से फ्रेम करना है, क्या अपना आंसर देना है। तो जैसे प्रोसीजर है, पर्पस है, रिस्क आइडेंटिफाई करना, उसको एक्सप्लेन करना, प्रॉपर रिस्पॉन्स बताना, टेस्ट ऑफ कंट्रोल में कंट्रोल डेफिशिएंसी और कंट्रोल सही वाले कौन से हैं, उनके बीच में डिफरेंशिएशन। तो इन चीजों पे बहुत ध्यान से तुम्हें समझना पड़ेगा, एंड दिस इज ओनली बी डन बाय डूइंग लॉट ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो अभी हम क्लास ग्रुप में डिस्कस करते हैं, आई ऑलरेडी शेयर द एग्जामिनर रिपोर्ट विद यू इन द ग्रुप, एंड बाकी अब हम विल डू द क्लास, आई विल प्लान द क्लास, एंड वीडियो तुम्हारे को 1-2 दिन में जो प्री मॉक की है वो मिल जाएगी, एंड आई मैसेज इन द ग्रुप के वो वीडियो मैंने डाल दी। ठीक है? Okay, thank you. चलो बाय गाइस, थैंक टेक यू केयर, सर। एंड थैंक यू अच्छे से सर। पढ़ना। थैंक यू एंड सर। जो मैंने बताया इसको प्लीज यूटिलाइज दिस, एंड जो ये प्रीवियस एग्जामिनर रिपोर्ट है सेक्शन ए और सेक्शन बी के, प्लस जो मेरा चैट जीपीटी है, स्टार्ट यूजिंग इट। जहां भी तुम फंसे हो, दिन रात कोई भी क्वेश्चन, कोई भी डाउट तुम्हारे को आता है, कोई भी डाउट आता है, सीधा सीधा जैसा मैंने बताया, मोबाइल से हो तो मोबाइल में तुम अपना एक एप्लीकेशन है चैट जीपीटी एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो, और मैंने जो लिंक दिया अपने जीपीटी का, जो उस पर क्लिक कर लेना, वो लिंक से वो चैट जीपीटी पे इनकॉर्पोरेट हो जाएगा, एंड वहां पे एसीसी विदांशु आ जाएगा। जैसे ही वो आ जाता है, तुम्हें कुछ नहीं करना, सिंपल वो जो क्वेश्चन है उसका मोबाइल से स्क्रीनशॉट ले लो, पूरे क्वेश्चन का, जीपीटी में जाओ मेरे, वहां पे अपलोड कर दो ये क्वेश्चन, एंड इट विल गिव यू द सॉल्यूशन। थोड़ा सा कई बार अगर तुम्हें लगता है कि इसने सॉल्यूशन गलत दिए,
या तुम्हें लग रहा है कि सॉल्यूशन क्लियर नहीं है, तो इसको बोल दो कि मुझे इस टाइप का सॉल्यूशन दे दो, क्रिस्प दे दो, क्रक्स दे दो, इन इजी लैंग्वेज बता दो, एग्जामिनर लैंग्वेज बता दो, जैसा तुम्हें चाहिए इसको बता देना, ही विल गिव यू द एप्ट आंसर। तो तुम्हारे को ये बेस्ट आंसर देगा। बाकी मैं तो हूं ही ऑफ कोर्स, मेरी तो टेंशन ना लो, बट ये पर्पस बनाने का तुम यही सोचो कि वो अंशुल मित्तल सर ही बैठे जो हमारे डाउट सॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि जितनी चीजें मेरा दिमाग कर सकता था वो मैंने उसमें सारी डाल दी। अपनी सारी जितनी यूट्यूब वीडियोस हैं मैंने सारी वीडियोस के ट्रांसक्रिप्ट लेके कन्वर्ट करके उसको इंग्लिश में वो सारे इसके अंदर डाले। सब कुछ मैंने ऐसे करा, और सारे सब्जेक्ट्स, इट्स नॉट ओनली फॉर ए, इट्स फॉर F1 से लेके पूरे F13, बेसिकली तुम्हारे जो प्रोफेशनल लेवल है। प्रोफेशनल लेवल के लिए मैंने जो मेरे पास जो डॉक्यूमेंट्स रखे थे, नोट्स वगैरह रखे थे, मैंने वो नोट्स डाले हैं, प्लस मैंने वेब से वो चीजें निकाली क्योंकि उसकी मेरी वीडियोस नहीं थी, तो आई हैव डन अ लॉट फॉर दैट। तो प्लीज यूज दैट, ठीक है। एंड जैसे मैंने बताया, प्रैक्टिस ऐसे ही करो अपनी कि सेक्शन ए के लिए इससे ज्यादा सफिशिएंट है, इससे ज्यादा और क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है। फोकस ऑन सेक्शन बी नाउ, एंड उसके बाद अपने मॉक प्रैक्टिस, मॉक प्रैक्टिस और पास्ट ईयर क्वेश्चन, इस पे फोकस रखना है अब तुम्हें, इससे ज्यादा नहीं करना, बिकॉज सेक्शन बी के क्वेश्चन ऐसे हैं, जितनी ज्यादा कर लो तब भी एक पॉइंट ऐसा आएगा, यू विल गेट टायर्ड कि हाँ यार, यू विल से कि यार कुछ नया आ रहा है, हर चीज हर बार कुछ नया मिलेगा, इट विल कीप ऑन एक्यूमुलेटिंग दैट। तो तुम्हें क्वेश्चंस नहीं लर्न करने, क्वेश्चन के आंसर्स नहीं लर्न करने हैं, तुम्हें ये लर्न करना है कि आंसर फ्रेम कैसे हो सकता है, एंड हाउ टू थिंक कि यहाँ पे क्या चीज तुम्हें लिखनी है। With this, I am ending this session. Next session we'll plan in the group. Bye guys and all the best. भाई सर मैं साहब। बोल रहा था वो कॉल करना था हाँ मुझे हर्ष। आपको, बट मैंने आपको कल कॉल किया था 1 बजे के अराउंड, आपने बोला था तो, लेकिन फ़ोन लग नहीं रहा था। आई थिंक आउट ऑफ नेटवर्क होएगा आपका सिम कार्ड। तो इस वीक कभी आप अ, फ्री हो, या फिर अपन एग्जाम के बाद ही बात करते हैं? नहीं, अगर तो तुम्हारी एग्जामिनेशन से रिगार्डिंग है तो फिर एग्जाम से पहले बात कर लेते हैं। अगर कुछ जनरल है किसी और चीज के लिए, तो आई वुड से कि उस पर स्ट्रेस अभी मत दो, वो एग्जाम के बाद बात करेंगे। हाँ, वो किसी और चीज़ से रिलेटेड है, इसलिए मैं थोड़ा ऐसा डिले हो रहा है तो फिर भी एग्जाम की चलेगा, बात तो करो, एग्जाम फिर के अभी बाद ही डोंट बात थिंक करते अबाउट दैट। अगर एग्जाम से रिलेटेड नहीं है तो डोंट यूज दैट, हम बात करेंगे, डिस्कस करेंगे, तुम डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे। वर्क ऑन योर ऑडिट, आफ्टर द एग्जाम विल डिस्कस। हैं। ठीक है सर, चलेगा। चलो, बाय गाइस, टेक केयर।